हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। गुड इवनिंग सभी को और स्वागत है आपका ऐसे टीचर एकेडमी पर। और मेरा नाम है शादाब आलम। आज की इस क्लास में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं सीडीपी यानी चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी। और ये जो क्लासेस आपकी रहेंगी ये रहेंगी सीटेट दिसंबर 2025 के लिए। न्यू क्लासेस एकदम बेसिक से करेंगे। तो ये जितनी क्लासेस आपकी हो रही हैं सारे सब्जेक्ट की, वो सारी की सारी बेसिक से ही होंगी आपकी। और बिल्कुल जीरो लेवल से पढ़ के धीरे धीरे हम एडवांस की तरफ चलेंगे। तो एक एक प्रश्न को, एक एक कॉन्सेप्ट को, एक एक टॉपिक को, हर वर्ड को मीनिंगफुल तरीके से सीखेंगे ताकि समझ में आए। ऐसा नहीं कि हमें जो रट्टा मारना है कि क्वेश्चंस का रट्टा मार लिया और पास हो जाएंगे, नहीं। हमें पढ़ना है कॉन्सेप्ट के तरीके से, यानी हर वर्ड का मीनिंग जानकर, ताकि अगर प्रश्न को वो बदल करके दे तब भी आप उसको सॉल्व कर पाए। इसलिए अर्थ जानना यानी कॉन्सेप्ट समझना बहुत जरूरी होता है। तो हम सारी क्लासेस इस तरह से लेके चलेंगे कि अगर नए स्टूडेंट भी हैं तो वो भी बहुत अच्छे से समझ पाएंगे और पुराने स्टूडेंट भी बहुत अच्छे से समझ पाएंगे। तो जितने भी न्यू स्टूडेंट हैं, अगर आप बिल्कुल अभी तैयारी स्टार्ट करना चाहते हैं तो ये क्लासेस आपके लिए बेस्ट नहीं द बेस्ट होने वाली है। क्योंकि आप सबको पता है, पुराने बच्चों से आप फीडबैक लेके देखो, अगर कॉन्सेप्ट की बात आएगी यानी लर्निंग की बात आएगी तो ऐसे टीचर एकेडमी पूरे हिंदुस्तान में नंबर 1 पे है। और रिजल्ट के मामले में भी नंबर 1 पर ही है। क्योंकि पिछले साल सीटेट में 80,000 स्टूडेंट हमने पास कराए थे, जो कि अभी तक का इंडिया का सबसे बड़ा रिकॉर्ड है। तो नए स्टूडेंट जितने भी हैं, अगर आप भी पहले अटेम्प्ट में ही सीटेट को क्रैक करना चाहते हैं तो जल्दी से चैनल का सब्सक्राइब बटन दबा दो फटाफट से। और सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को प्रेस कर लो, तभी आपको आगे की सारी क्लासेस मिल पाएंगी और कंप्लीट तैयारी आपकी सीटेट की हो पाएगी। तो जल्दी कीजिए, फटाफट से शुरू करते हैं आज की क्लास। जितने लोग भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं एक बार बताओ, बढ़िया चल रही है वीडियो? कोई दिक्कत तो नहीं आ रही है? वॉइस वगैरह सब बढ़िया है? क्वालिटी कोई दिक्कत किसी को? जी सभी को गुड इवनिंग, वालेकुम अस्सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। हाँ, आ चुके हैं सबके सब। लाइक भी कर दो जल्दी से, कमेंट को नीचे करके एक बार लाइक बटन दबा दो और जल्दी सब्सक्राइब बटन दबा दो। जितने भी नए स्टूडेंट है भाई जल्दी सब्सक्राइब करो, सब्सक्राइब कर दो जल्दी, उसी के बाद क्लास स्टार्ट होगी। फटाफट से करो जल्दी से। जी हाँ, कर दिया फटाफट से। किस किस ने कर दिया जरा जल्दी बताओ। यस सर हम कर चुके हैं। हाँ कर दिया ना सब्सक्राइब, जल्दी करो फटाफट से। यहाँ लाइव दिख रहा है आपका सारा, जो जो करेगा सबका नाम आएगा यहाँ। तो जल्दी सब्सक्राइब बटन दबाओ फटाफट से, क्योंकि अब आपको तैयारी स्टार्ट करनी पड़ेगी। आपके पास ज्यादा लंबा समय नहीं है भाई, तैयारी आपको जल्दी ही करनी पड़ेगी। अगर अभी स्टार्ट नहीं की तो फिर पूरा सिलेबस कवर कैसे करोगे। तो बिल्कुल अब तैयारी स्टार्ट करनी है। और अगर कंप्लीट तैयारी करनी है तो ये बेस्ट चैनल है, ये समझ लो। आप देख लो, आप पूरे यूट्यूब पे जाके देख लो, सबसे बेस्ट। अगर पूरा सिलेबस को देख करके आप तैयारी करेंगे ना, कि सीरीज से तैयारी करना, हर सब्जेक्ट का एक एक प्रश्न को, एक एक टॉपिक को समझाना, वो यही होता है आपका। तो ये बेस्ट चैनल है अगर आप चाहते हैं तो इसलिए चैनल सब्सक्राइब करके जल्दी से और हमारे साथ में जुड़ो। और हम शुरू करते हैं आज की क्लास, बहुत बेहतरीन वाली। देखो इतना मजा आएगा क्लास करने में, आप देखते जाइए। केवल 10 मिनट आप क्लास करो, 10 मिनट में ही आपको ऐसा लगेगा कि बहुत नई चीजें सीखने को मिल रही हैं। देखिए आज का पहला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से खालिस्तान के अतिरिक्त सभी वातावरणीय कारक विकास को आकार देते हैं। पहला ऑप्शन है शिक्षा की गुणवत्ता, दूसरा है शारीरिक गठन, तीसरा पौष्टिकता की गुणवत्ता और चौथा है संस्कृति। तो आप सभी लोगों को पहले क्या करना है, अपना कमेंट मतलब कमेंट बॉक्स में आंसर देना है। तो नीचे कमेंट बॉक्स है, उसमें आंसर दो जल्दी से फटाफट से, फिर मैं आपको सारी चीजें समझा करके आगे बढ़ूंगा। समझाएंगे पूरी चीजें, लेकिन पहले आप आंसर देंगे ताकि आपको भी पता चलता रहे कि मुझे कुछ तो प्रश्न आते ही होंगे या कुछ तो आप अनुमान लगाएंगे ना, तो थोड़ा सा दिमाग आपकी वृद्धि होगी। तो जल्दी से आप जो है अपना आंसर देंगे कमेंट बॉक्स में। हाँ लाइक करते रहो सब लोग। देखो सर जी स्टूडेंट का अटेंडेंस बनाइए, हाँ वही बनाना पड़ेगा। जल्दी से लाइक बटन दबाओ, यही अटेंडेंस है आपकी। जो जो लाइव आ चुके हैं कमेंट को नीचे करके लाइक बटन दबा दो जल्दी जल्दी। बहुत बढ़िया। और टाइम टेबल तो सबको पता है ना, टाइम टेबल इतना लंबा चौड़ा है ही नहीं हमारा, एक ही टाइम है शाम का 7 बजे, है ना। तो 7 बजे डेली लाइव आना है बस आपको। जितने भी नए बच्चे हैं टाइम नोट कर लो, लाइव आपको ऐसे टीचर एकेडमी पे शाम को 7 बजे लाइव आना है डेली। अब देखिए, निम्नलिखित में से खालिस्तान के अतिरिक्त सभी वातावरणीय कारक विकास को आकार देते हैं। यानी इनमें से कोई एक ऐसा है जो वातावरण के अंदर नहीं आता। समझ रहे हैं, जहां पे भी अतिरिक्त दिखे ना तो इसका मतलब है किसी एक को छोड़कर बाकी सब सही है। तो वातावरण के अंदर कौन से 3 आते हैं वो अगर पता है तो एक आप बाहर निकाल लोगे, देख लो। शिक्षा की गुणवत्ता, यानी कि ये भी आपका किस में आएगा, वातावरण में। क्योंकि जब बच्चा पैदा हो जाता है, स्कूल में जाता है, तभी तो शिक्षा मिलती है। और स्कूल तो वातावरण का हिस्सा है, आपकी आनुवंशिकता का थोड़ी उस पर फर्क पड़ेगा। भाई आप किस घर में पैदा हुए, आपके माता पिता कैसे हैं, उनके जीन्स कैसे हैं, वो आपका स्कूल थोड़ी उस चीज से इफेक्टेड हो जाएगा, है ना। स्कूल वातावरण के अंदर आएगा आपका। शारीरिक गठन आपका आनुवंशिकता के अंदर आएगा। पौष्टिकता आपकी वातावरण का हिस्सा होती है, खान पान, पालन पोषण, क्या आप खा रहे हैं, कैसी कम्युनिटी में रह रहे हैं, वो सब। आप किस कल्चर में पैदा हुए हैं, वो कल्चर आपका समाज डिपेंड करता है, तो समाज भी आपका वातावरण का हिस्सा है।
केवल और केवल शारीरिक गठन ऐसी चीज है जो आनुवांशिकता के द्वारा जनरेट होती है। आपके आपका चेहरा जो दिखता है वो आपके माता पिता जैसा ही दिखता है, ये आनुवांशिकता के गुण है। आपकी आंखों का कलर काला है, नीला है, भूरा है, ये आपके माता पिता या पूर्वजों पर डिपेंड करेगा। आपके बाल सीधे सीधे होंगे, मतलब सिल्की वाले या करली होंगे, घुंघराले वाले, ये भी आपकी आनुवांशिकता पर डिपेंड करेगा। आपके माता पिता, दादा दादी, इधर से जितने भी आपके ब्लड रिलेशन होंगे उनके गुण आपके अंदर आ सकते हैं। आपकी स्किन कलर, आप कितने गोरे होंगे, कितने काले होंगे, कितने मीडियम वाले होंगे, वो सब डिपेंड करेगा आपके पूर्वजों पे, है ना। तो ये सारी चीजें जितनी शारीरिक बनावट वाली चीजें होती हैं वो आनुवांशिकता पर डिपेंड करती है। बाकी सारे ये तीनों के तीनों क्या थे, वातावरण के हिस्सा। तो आंसर राइट हो जाता है आपका सेकंड ऑप्शन, है ना। आपकी फिजिक्स जो है वो आपकी आनुवांशिकता का हिस्सा हो जाएगी। क्लियर, बढ़ेंगे आगे की तरफ। अगला प्रश्न है, सीमा हर पाठ को बहुत जल्दी सीख लेती है जबकि लीना उसे सीखने में ज्यादा समय लेती है, यह विकास के कौन से सिद्धांत को दर्शाता है। पहला है निरंतरता, दूसरा है सामान्य से विशिष्ट की ओर, तीसरा ऑप्शन है वैयक्तिक भिन्नता और चौथा ऑप्शन है अंतः संबंध। तो बताएंगे आप कौन सा ऑप्शन सही जाएगा, कमेंट में लिखेंगे आंसर। चलिए जल्दी से लिखेंगे फटाफट से। चलो जल्दी लिखते रहो, बहुत बढ़िया कर रहे हो, गजब। अगर आप रेगुलरली क्लास करते रहे ना तो केवल 10 दिन में बता रहा हूँ, 10 दिन में आपका लेवल बढ़ जाएगा। केवल 10 दिन आप रेगुलर आ जाओ, और अगर अभी आपके 30 में से 15 सही हो रहे होंगे ना तो 10 दिन के अंदर अंदर 30 में से 25 सही करवाऊंगा मैं आपके, ये आप मान के चलो, इतना लेवल आपका बढ़ेगा। बहुत बढ़िया। और लाइक जल्दी जल्दी करो, 1000 लाइक होने वाले हैं। 1000 में हमारे जो है अभी 5-6 लाइक कम है, तो ये जल्दी से 5-6 बच्चा कमेंट को नीचे करके लाइक बटन दबा दो। कौन बनेगा वो लक्की पर्सन जो 1000 वाला लाइक करके आएगा, जल्दी करके आओ। देखिए इसने बोला सीमा है एक लड़की जो पाठ को बहुत जल्दी सीखती है, और लीना है जो सीखने में समय लेती है, यानी वो धीरे धीरे सीखती है। तो दोनों बच्चों में क्या है, दोनों बच्चों में है भिन्नता, यानी अंतर है दोनों में। हालांकि अंतर किस चीज का है, बुद्धि का अंतर हो सकता है। सीखना जो आता है ना, सीखना आपका किसके किसके द्वारा होता है, आपके इंटेलिजेंस के द्वारा ही तो होगा, आपके लर्निंग स्टाइल के द्वारा। लेकिन सीखने में भिन्नता है दोनों के, तो ये वैयक्तिक विभिन्नता वाला सिद्धांत आएगा आपका थर्ड ऑप्शन। दोनों बच्चों में जो भी भिन्नता आपको दिखेगी वो वैयक्तिक विभिन्नता, इंडिविजुअल डिफरेंस उसको कहेंगे। अब बाकी के भी समझ लेते हैं। निरंतरता का मतलब है कि विकास निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, ये कभी भी रुकता नहीं है। गर्भधारण से लेके मृत्यु तक, है ना, कहते हैं वॉर्म टू टॉम्ब, यानी कि माँ के पेट से लेके और आपकी कब्र तक, है ना, गर्भ से कब्र तक ये विकास आपका हमेशा चलता रहता है, ये कभी भी रुकता नहीं है। हाँ, इसकी स्पीड ऊपर नीचे होती है, विकास किसी अवस्था में बहुत तेज होता है, किसी अवस्था में स्लो स्लो होता है, ऐसे चलेगा। तो निरंतरता का सिद्धांत तो इसमें आ नहीं रहा कहीं भी। सामान्य से विशिष्ट का मतलब ये होता है कि पहले बच्चा किसी भी विकास का सामान्य रूप सीखता है, उसमें परफेक्शन नहीं आएगा शुरू में कच्चा पक्का सीखेगा, फिर धीरे धीरे उसमें परफेक्शन आएगा बाद में। जैसे आप बाइक चलाना भी सीखते हैं तो पहले जब सीखते हैं तो डरते हैं आप, है ना, ऐसे डगमगाती है बाइक आपकी, कभी कभी ठुक भी जाती है, कभी कभी जो है गिर भी जाते हैं आप। लेकिन जब धीरे धीरे प्रैक्टिस करेंगे तो बाद में आप बिल्कुल एकदम परफेक्ट हो जाते हैं, है ना, एक हाथ से पकड़ के भी, फोन पे बात करते हुए भी चला रहे हैं। विशिष्टता बाद में आती है। सेम विकास में भी यही रहेगा हर चीज में। अंत्य संबंध का मतलब यह है कि आपके जितने भी डेवलपमेंट है, शारीरिक विकास हो, चाहे संज्ञानात्मक विकास हो, सामाजिक विकास हो, इमोशनल डेवलपमेंट हो, सारे विकास आपस में जुड़े हुए हैं, एक दूसरे से संबंध रखते हैं और एक दूसरे पे फर्क भी डालते हैं, यानी प्रभाव डालते हैं। तो इसको हम कहते हैं अंत्य संबंध का सिद्धांत। ठीक है, बाकी मैं सिद्धांत आपको पढ़ा चुका हूं, आपके गारंटी बैच में सारी चीजें हो चुकी हैं। तो तीसरा ऑप्शन यहां पर आपका सही हो जाता है। क्लियर, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। विकास शुरू कब होता है भाई, शेष अवस्था से, पूर्व बाल्यावस्था से, उत्तर बाल्यावस्था से, या प्रसव पूर्व अवस्था से? तो बताएंगे आप कमेंट में कौन सा ऑप्शन सही जाएगा आपका। चलिए लिखेंगे जल्दी से अपना अपना आंसर। चलिए जल्दी लिखते रहिए। सर आज आप इंस्टाग्राम पे पिक डाले थे ना, अच्छा जी, इंस्टाग्राम की पिक देख के आ रहे हो तुम, हाँ। चलो जल्दी लिखो अपना अपना आंसर। सर रोज यूट्यूब पे ही क्लास होती है क्या? हाँ, यूट्यूब पे भी रोज होती है और बैच में भी रोज होती है, दोनों जगह ही चलती है। बैच में अलग चलता है प्रिपरेशन, यूट्यूब पे अलग चलती है, तो आपका दोनों का अलग अलग हिसाब है ना, बाकी होती दोनों जगह ही है। विकास शुरू कब होगा? शेष अवस्था में नहीं, पूर्व बाल्यावस्था में नहीं, उत्तर बाल्यावस्था में नहीं, प्रसव पूर्व अवस्था। प्रसव किसे कहते हैं? प्रसव कहते हैं जन्म देने को, जन्म को कहते हैं प्रसव, है ना।
जब कहते हैं ना, जब बच्चे की डिलीवरी होती है उसको कहते हैं प्रसव होना, है ना, प्रसव केंद्र आपने देखे होंगे। तो जन्म से पहले यानी प्रसव से पहले की अवस्था, तो जन्म से पहले की अवस्था कौन सी होगी भाई? आप सबको पता है जन्म से पहले की कौन सी अवस्था होगी? गर्भावस्था, है ना। तो कहाँ से स्टार्ट होता है विकास? गर्भावस्था से ही स्टार्ट होता है। जब बच्चा माँ के पेट में है वो भी डेवलपमेंट का ही हिस्सा माना जाएगा। तो आपका आंसर जाएगा आपका फोर्थ ऑप्शन, यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। क्लियर बात? अगले प्रश्न पे आते हैं फटाफट से। निम्नलिखित में से कौन सा मुख्य रूप से आनुवांशिकता संबंधी कारक है? पहला ऑप्शन है समकक्ष व्यक्तियों के समूह के प्रति अभिवृत्ति, दूसरा है चिंतन पैटर्न, तीसरा है आंखों का रंग, चौथा ऑप्शन है सामाजिक गतिविधियों में भागीदारिता। तो बताएंगे आप कौन सा ऑप्शन सही जाएगा, लिखेंगे अपना अपना आंसर। बहुत बढ़िया। जितने नए स्टूडेंट है भाई चैनल सब्सक्राइब करते रहना, तभी आपको कंप्लीट बैच मिलेगा और कंप्लीट तैयारी आपको मिल पाएगी। टैट में बैच नहीं चलता है क्या? टैट में भी चलता है भाई, टैट का भी है, लो देख लो, मैं बता ही देता हूँ, एक सेकंड रुको। देखिए यहाँ आपका टैट वाला भी है और सी टैट वाला भी है। अगर आप बैच में एडमिशन लेना चाहते हैं, ये हमारे नंबर हैं ऑफिस के, आप इन नंबर पे कॉल करके पूरी जानकारी ले सकते हैं, वहीं पे आपका एडमिशन हो जाएगा। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट से, जल्दी ले लो इसका स्क्रीनशॉट एक बार, ठीक है। चलो अब आते हैं, इसने बोला देखिए आपसे क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा मुख्य रूप से आनुवांशिकता संबंधी कारक है? अब आनुवांशिकता और वातावरण में भिन्नता आपको पता चली गई है ना, अभी इसी तरह का प्रश्न ऊपर भी सॉल्व किया है। समकक्ष व्यक्ति यानी आपकी उम्र के लोग या फिर आपकी क्लासमेट्स, जो बच्चा स्कूल गया है उसके जो दोस्त होंगे उनको हम समकक्ष कहते हैं। तो वो आपके वातावरण का हिस्सा रहेगा, ना कि आनुवांशिकता का। चिंतन पैटर्न यानी आप किस तरह से सोचते हैं, आपके सोचने का तरीका, यह भी वातावरण का हिस्सा रहेगा, क्योंकि आपकी बुद्धि का विकास वातावरण में ही हो रहा है। हालांकि इस पर फर्क आनुवांशिकता का भी पड़ता है, आनुवांशिकता और वातावरण दोनों मिलकर के आपकी चिंतन प्रक्रिया को चलाते हैं, लेकिन इसने बोला है मुख्य रूप से, यानी केवल आनुवांशिकता का ही ज्यादा प्रभाव होना चाहिए उस चीज पे, वातावरण का ना के बराबर हो। तो ऐसी चीज है आपकी आंखों का रंग, क्योंकि ये शरीर के अंदर ही आता है। जब हमने ऊपर अभी पढ़ा है पहले प्रश्न में, शारीरिक गठन, जितनी भी शरीर से रिलेटेड चीजें रहेंगी, आपके बाल, आपकी आंखें, आपका स्किन कलर, आपकी बॉडी लैंग्वेज, आपके चलने का स्टाइल, इसमें मोस्टली 90% आपकी आनुवंशिकता ही रोल निभाती है। तो आंखों का रंग जो है इसमें 90% आपकी आनुवंशिकता निभाएगी रोल, इसलिए मुख्य रूप से आनुवंशिकता संबंधी कारक होगी आपका आंखें, ठीक है। सामाजिक गतिविधियां तो समाज का ही, वातावरण का ही हिस्सा हो गई, है ना। तो आंसर राइट जाएगा तीसरा ऑप्शन। क्लियर भाई, समझ गए यहां तक की बात? एक बार कमेंट करके बताओ मजा आ रहा है पढ़ने में या नहीं आ रहा है, समझ में आ रही है क्लास या नहीं आ रही है। चलिए नेक्स्ट आपका प्रश्न है, शिक्षकों को यह सलाह दी जाती है कि वे अपने शिक्षार्थियों को सामूहिक गतिविधियों में शामिल करें, क्योंकि सीखने को सुगम बनाने के अतिरिक्त ये खालिस्तान में भी सहायता करता है। किस चीज में सहायता करेगा? मूल्य द्वंद, आक्रामकता, दुश्चिंता या सामाजिकरण? बताइए कौन सा ऑप्शन आएगा खालिस्तान में, कमेंट में लिखेंगे अपना अपना आंसर। जी यस सर, ये कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से समझाते हैं आप, बहुत बढ़िया। मैंने गारंटी बैच परचेज कर लिया है, उसमें संस्कृत क्लास नहीं हो रही है। संस्कृत की क्लास अभी स्टार्ट नहीं हुई है, अभी होगी आगे, ठीक है। जो जितनी चल रही है पहले वो करते रहो आप, उसकी टेंशन मत लो। यह क्लासेस हिमाचल प्रदेश टीजीटी आर्ट्स एग्जाम में यूजफुल है? हाँ बिल्कुल यूजफुल है। यस सर, बहुत मज़ा आ रहा है सर जी, पूजा बिल्कुल। चलिए फटाफट से लिखते रहेंगे और लाइक भी करते रहो, जल्दी जल्दी 1500 लाइक कंप्लीट करो। अभी 800 बच्चों ने वीडियो लाइक ही नहीं करी, ऐसे ही देख रहे हैं। तो ज़रा कमेंट को एक बार नीचे करके अच्छे बच्चों की तरह वीडियो का लाइक बटन दबा दो फटाफट से। देखो इतनी बढ़िया मस्त क्लास है तो लाइक तो बनता है, जल्दी करो, ठीक है। अब देखिए, इसने बोला शिक्षकों को सलाह दी जाती है कि वे अपने शिक्षार्थियों को सामूहिक गतिविधियां करवाएं। तो सामूहिक गतिविधियों से फायदा क्या होता है? एक तो यह है कि उनका सीखना बढ़ता है। भाई जब बच्चे मिल करके पढ़ाई करेंगे या कोई एक्टिविटी करेंगे तो उनकी लर्निंग बढ़ेगी। इसके अलावा एक और फायदा होता है, क्या? इसके अलावा दूसरा फायदा यह है कि उनका सामाजिक विकास बहुत अच्छा होता है, क्योंकि जितनी बार आप एक दूसरे से मिलते हैं वो सामाजिक विकास ही हो रहा है। जितनी ज्यादा आप एक दूसरे से घुले मिलेंगे, बात करेंगे, एक दूसरे के साथ खेलेंगे, है ना, तो उतना आपका सामाजिक विकास होगा, और उसको हम सामाजिकरण भी कह सकते हैं। तो जो सामूहिक गतिविधियां रहेंगी आपकी, वो सामाजिकरण में भी आपका फायदा करेंगे, ठीक है। मूल्य द्वंद नहीं होगा। मूल्य द्वंद का मतलब ये होता है कि जो वैल्यूज हैं जो आपकी संस्कृति में चल रही हैं उसमें द्वंद होता है, प्रतिस्पर्धा, टकराव, तो ऐसा तो कुछ इसमें होगा नहीं। आक्रामकता यानी गुस्सा करना, ऐसा भी नहीं होगा। दुश्चिंता यानी टेंशन लेना, तो टेंशन भी बच्चे नहीं लेंगे, क्यों लेंगे इसमें भाई, है ना। तो आपका जो आंसर चला जाएगा फोर्थ ऑप्शन यहाँ पर सही चला जाएगा। क्लियर है?
चलिए बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है आपका, एक विद्यार्थी अपने समकक्ष व्यक्तियों के समूह के प्रति आक्रामक व्यवहार करता है और विद्यालय के मापदंडों को नहीं मानता, तो इस विद्यार्थी को किस चीज में सहायता की आवश्यकता है? संज्ञानात्मक क्षेत्र में सहायता की आवश्यकता है इसको, या मनोगत्यात्मक क्षेत्र में, या भावनात्मक क्षेत्र में, या उच्च स्तरीय चिंतन कौशल में? तो बताइए कौन सा ऑप्शन सही लग रहा है आपको। कमेंट में जल्दी जल्दी अपना अपना आंसर लिखेंगे आप। जी फटाफट लिखते रहिए। बहुत बढ़िया। चलिए जल्दी लिखिए फटाफट से अपना अपना आंसर। बहुत मज़ा आ रहा है क्लास में, आप सभी लोगों के आंसर भी बहुत बढ़िया सही आ रहे हैं, तो लग रहा है कि बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस आपकी चल रही है, मतलब आप सीख रहे हैं काफ़ी अच्छा। जी देखिए, तो इसने बोला आपसे क्या है कि आपका जो बच्चा है उसके साथ प्रॉब्लम क्या हो रही है कि वो आक्रामक व्यवहार करता है, यानी गुस्से में रहता है हमेशा। ऐसे कुछ बच्चे स्कूल में होते हैं, आपकी क्लास में आप देखो, घर में भी होता है कोई ना कोई एक आदमी। आपके घर में अगर 5 या 7 फैमिली मेंबर है ना, तो एक आदमी ऐसा होगा जो बहुत चिड़चिड़ा होगा, वो चीज़ें फेंकता रहेगा, किसी से भी लड़ाई करता रहेगा, घर से बाहर जाएगा फिर किसी पड़ोसी से लड़ाई करके आ जाएगा, होगा ऐसा आदमी। ऐसा ही क्लास में भी कुछ बच्चे होते हैं जो आक्रामक व्यवहार करते हैं, कभी किसी का सामान फेंक दिया, कभी किसी बस्ता खराब कर दिया, कभी किसी को थप्पड़ मार दिया। ऐसे लोग इमोशनली डिस्टर्ब होते हैं, क्योंकि गुस्सा करना भी एक इमोशन है। क्या है? एक संवेग है। गुस्सा भी एक प्रकार का संवेग है। चाहे आप संवेग में, इमोशंस में किस किस चीज को रख सकते हैं? गुस्सा है आपका, आप प्यार करते हैं वो भी, आप रोते हैं वो भी, आपको दर्द होता है वो भी इमोशन है, आप किसी की भावनाएं फील कर रहे हैं वो भी इमोशन है, कि कोई आदमी आपको अच्छा लग रहा है वो भी इमोशन है, आप बहुत खुश हैं, हंस रहे हैं जोर जोर से, वो भी इमोशन है। तो इसका मतलब अगर आदमी बार बार गुस्सा कर रहा है, इस तरह की चीजें हैं, चिड़चिड़ा आदमी है, तो इमोशनली डिस्टर्ब है। उसको इमोशनली सपोर्ट की जरूरत है, कि कोई उसकी बात को सुने, कोई उसको बिठा करके समझाए, है ना, आप उसकी मन की बात को जाने। तो उसको जरूरत है भावनात्मक क्षेत्र में सहायता की। संज्ञानात्मक यानी उसके दिमाग में कोई कमी नहीं है, मनोगत्यात्मक यानी फिजिकली कोई प्रॉब्लम नहीं है उसको, और चिंतन कौशल में उसके कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसको जरूरत है इमोशनल एस्पेक्ट्स में मदद की। ठीक है, समझ गए भाई आप यहाँ पर बात। बढ़े अगले प्रश्न पर। चलिए, और हमारे 1500 लाइक होने वाले हैं, बहुत बढ़िया, जबरदस्त। 1500 लाइक में 2 ही लाइक बचे हैं। कौन करेगा ये 2 लाइक? कौन है वो लक्की पर्सन जो 1500 लाइक करके आएगा? जी जल्दी, और कमेंट में नाम बताओ। एक बार कमेंट को नीचे करके पहले लाइक बटन दबाओ, फिर जल्दी लिखो, बताओ। देखिए नेक्स्ट है, पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास के किस चरण पर बच्चा वस्तु स्थायित्व को प्रदर्शित करता है? पहला ऑप्शन है संवेदी परक चरण, दूसरा है पूर्व संक्रियात्मक चरण, तीसरा है मूर्त संक्रियात्मक चरण, और डी ऑप्शन है औपचारिक संक्रियात्मक चरण। अब बताइए कौन सा ऑप्शन सही जाएगा। जल्दी जल्दी अपना अपना आंसर लिखेंगे आप लोग। हाँ जी सर जी, बैच में मेरे को पीडीएफ नहीं मिली। ठीक है, कल आपको पीडीएफ मिलेगी। कल मैं सभी को जो है पीडीएफ दिलवा दूंगा, जितने भी बच्चे हैं बैच में सबको मिल जाएगी। अस्सलाम वालेकुम सर, आपसे पढ़ के सीटेट क्वालिफाइड किया हूँ। अच्छा, मुझे काम की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, मुझे कंटेंट राइटर का काम आता है, 2 ईयर का एक्सपीरियंस है। शकील अहमद, अच्छा हमारे स्टूडेंट हैं आप, सीटेट पास किया आपने। तो एक काम करो जी, आप एक काम करिए, कल जो है, जो नंबर आपको हमने दिए हुए हैं हमारे एकेडमी के, उस पर आप मैसेज कर देना या कॉल कर देना, फिर मैं आपसे बात कर लूँगा उस दिन। ठीक है, उसी पे। चलो जल्दी जल्दी बताओ अपना अपना उत्तर। देखिए अब आपसे पूछा क्या गया है, इसने बोला संज्ञानात्मक विकास के क्षेत्र में वस्तु स्थायित्व का गुण जो है वो कौन सी अवस्था में आएगा? 4 अवस्थाएं होती हैं आपकी, आप सबको पता है। जीन पियाजे का सिद्धांत आपने पढ़ लिया होगा, नहीं पढ़ा तो चैनल पर वीडियो पहले से पड़ी हुई है, हमने अभी पिछले महीने ही जीन पियाजे का सिद्धांत पढ़ा था, तो आप वहां से जाके देख सकते हो। तो जीन पियाजे के सिद्धांत में 4 चरण होते हैं। वस्तु स्थायित्व है क्या? वस्तु स्थायित्व है किसी भी वस्तु के प्रेजेंट होने की अनुभूति होना, है ना। जैसे आपके पास जितने कपड़े होते हैं, 10-15 जोड़ी कपड़े होंगे, आजकल होते हैं, पहले तो 2 जोड़ी होते थे, आजकल तो 20-20 जोड़ी कपड़े होते हैं सबके पास। आपको अपने कपड़ों का कलर भी याद रहता है, और आपको याद रही यार ये वाला जो है कपड़ा मेरा मिल नहीं रहा यार, कई दिन से पता नहीं कहाँ गया। होता है ऐसा, अनुभव होता है ना कि यार वो वाला कपड़ा नहीं मिल रहा मेरा, बहुत दिन से देख रहा हूँ। तो यानी आपको वस्तु के प्रेजेंट होने का आभास है, चाहे वो सामने आपके है या नहीं। लेकिन ये बच्चों के साथ नहीं होता।
जैसे बच्चा पैदा हुआ इस धरती पे आया, 2-3 महीने का बच्चा है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसके पास कोई चीज़ है अवेलेबल या नहीं। वो दूध पीने की उसकी बोतल होती है, जब तक उसके सामने रखी है ठीक है, हाँ ये है ठीक है, इसको पी लिया, काम खत्म। आप उससे छीन के बाद कहीं दूर ले जाओ, उसको फर्क नहीं पड़ेगा, है भी थी नहीं। यानी उस बच्चे के लिए जो चीज़ सामने मौजूद है उसका अस्तित्व है, जो चीज़ वहां से हटा दी आपने उसके सामने से, उसका अस्तित्व खत्म है उसके लिए, वो दुनिया में है ही नहीं फिर, क्योंकि उसकी स्मृति में वो इमेज है ही नहीं उसकी। तो जब तक सामने है तब तक उसके लिए है, जब तक, जब हटा दी नहीं है। तो ये वस्तु स्थायित्व का गुण नहीं आया इसका मतलब उसके अंदर। अब ये गुण कब आएगा उसमें, कि जब आप उसकी वस्तु को या उसके खिलौने को अगर छीन कर कहीं रख देंगे अलमारी में, तो वो उसको ढूंढने लग जाता है कि कहीं तो रखा होगा घर में, मेरे से मेरी मम्मी ने खिलौना छीन लिया लेकिन कहीं तो रखा होगा घर में, तो वो ढूंढता है, इधर उधर भटकता है। कब आएगा, ये आता है 18 महीने की उम्र में। 18 से 20 महीने की उम्र में बच्चे में ये गुण आ जाते हैं। अब 18 से 20 महीने का बच्चा, इसका मतलब अंडर 2 ईयर्स है, यानी 2 साल से कम कम है, तो पहली अवस्था में ही आ जाएगा। क्योंकि पहली अवस्था जन्म से लेकर के और 2 वर्ष तक चलती है आपकी, है ना भाई। और ये सेकंड वाली फिर आपकी 2 से 7, फिर थर्ड वाली 7 से लेकर 11, और फोर्थ वाली 11 से 18 कह लो, या ऊपर वयस्क अवस्था कह लो। तो वस्तु स्थायित्व का गुण जो है वो पहली अवस्था में ही आ जाता है, इसलिए फर्स्ट ऑप्शन ही आपका राइट हो जाएगा। ठीक है भाई, क्लियरली बात समझ गए आप सब लोग। बढ़े अगले प्रश्न की ओर। बहुत बढ़िया आंसर कर रहे हो वैसे आप लोग, काफ़ी अच्छे, बढ़िया। ऐसे ही रेगुलर अगर पढ़ाई करते रहे ना, तो ज़बरदस्त आपका मतलब लेवल हाई हो जाएगा, और सीटेट आपका निकल भी जाएगा आराम से। चलिए नेक्स्ट है आपका, कॉल्बर के अनुसार सही और गलत के प्रश्न के बारे में निर्णय लेने में शामिल चिंतन प्रक्रिया को क्या कहा जाता है। तो पहला ऑप्शन है नैतिक यथार्थवाद, दूसरा है नैतिक दुविधा, तीसरा है सहयोग की नैतिकता, और चौथा ऑप्शन है नैतिक तर्कणा। बताइए कौन सा ऑप्शन सही जाएगा, लिखिए अपना अपना आंसर। बस आप सभी लोग जो है रेगुलरली आएंगे, और 7 बजे डेली लाइव होती है, तो 7 बजे का टाइम अपना नोट कर लो आप, कि हमें जो है डेली 7 बजे आना है। चलिए बहुत बढ़िया। हाँ तो देखिए, इसने बोला क्या है, कॉल्बर के अनुसार सही और गलत के प्रश्न के बारे में निर्णय लेने की क्षमता, नैतिकता इसे ही तो कहते हैं हम। नैतिकता का मतलब क्या है, जब हम नैतिक विकास की बात करते हैं, तो नैतिक विकास का मतलब क्या होता है, कि हमारे समाज में कुछ काम अच्छे हैं, कुछ काम बुरे हैं, होते हैं। जैसे चोरी करना गलत काम है, किसी की मदद करना अच्छी बात है, बड़ों को प्रणाम करना अच्छी बात है, बड़ों पे गुस्सा करना बुरी बात है, गंदी बात है। यानी आपको पता होना चाहिए कि कौन सी चीज़ें अच्छी हैं, कौन सी चीज़ें बुरी हैं। तो जब आपके सामने कोई सिचुएशन आती है, और आप वहां पर ये बात सोचते हैं कि ये काम करूं या ना करूं, ये काम करना ठीक रहेगा या नहीं रहेगा, तो उसके बारे में जब तक आप दुविधा में है कि यार ये काम करूं ना करूं, ये काम अच्छा है नहीं है, तब तक तो आप नैतिक दुविधा में है। लेकिन जब आपने फैसला ले लिया, यानी निर्णय ले लिया कि ये काम करना है, तो उसको हम कहते हैं नैतिक तर्कणा। तो यहाँ जो आपसे सवाल पूछा है वो निर्णय लेने के बारे में ही पूछा है, तो इसको हम नैतिक तर्कणा कहते हैं यहाँ पर, है ना, मोरल रीजनिंग इसको कहेंगे। फोर्थ ऑप्शन आपका सही जाएगा। क्लियर। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न आपका, एक अच्छी पाठ्यपुस्तक किससे बचती है। तो खाली स्थान में क्या आएगा आपका, लैंगिक पूर्वाग्रह, दूसरा है लैंगिक संवेदनशीलता, तीसरा है लैंगिक समानता, और चौथा ऑप्शन है सामाजिक उत्तरदायित्व। तो बताइए आप कौन सा ऑप्शन सही जाएगा, लिखेंगे अपना अपना आंसर। चलिए बहुत बढ़िया, 1700 लाइक हमारे होने वाले हैं भाई, क्या बात है, बहुत बढ़िया। जल्दी जल्दी लाइक करो, आज 3000 लाइक का टारगेट हमारा है। 1700 लाइक जल्दी करो, 4 ही लाइक बचे हैं इसमें, जल्दी कमेंट को नीचे करके लाइक बटन दबा दो। देखिए, तो इसने बोला आपसे एक अच्छी पाठ्यपुस्तक किस चीज से बचेगी। भाई बचेंगे हम उस चीज से जो खराब चीज हो, यानी बुरी चीज से ही तो बचते हैं हम भाई। इस वाले रास्ते से नहीं जाना, क्यों, इस रास्ते में कीचड़ बहुत ज्यादा रहता है, तो हम उस चीज से बचेंगे। तो अच्छी पाठ्यपुस्तक में क्या चीज नहीं होनी चाहिए, लैंगिक पूर्वाग्रह नहीं होना चाहिए। यानी लैंगिक पूर्वाग्रह मतलब लैंगिक रूढ़िवादिता। तो ऐसा नहीं हो कि उसमें केवल पुरुष पुरुष को ही महान दर्शाया जा रहा है, स्त्रियों का नाम ही खत्म कर दिया। और ऐसा भी नहीं हो कि वो पुस्तक स्त्रियों के ऊपर ही डिपेंड है, पूरी की पूरी स्त्रियों का जो है बोलबाला कर रही है, और उसमें पुरुष का कोई जिक्र नहीं है। यानी कि पुस्तक ऐसी हो जो सभी प्रकार के जेंडर को प्रदर्शित करे और उनकी भावनाओं को संभाल के रखे। तो लैंगिक संवेदनशीलता होनी चाहिए,
समानता होनी चाहिए और सामाजिक उत्तरदायित्व भी होना चाहिए, यानी आपकी किताब ऐसी चीजें सिखाए जो हमारे समाज के लिए अच्छी है। तो फर्स्ट ऑप्शन है जो इससे बचेंगे आप, तो फर्स्ट ऑप्शन ही यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। क्लियर। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है, प्रतिभाशाली विद्यार्थी अपनी क्षमताओं को तब विकसित कर पाएंगे जब, पहला ऑप्शन है उन्हें अन्य विद्यार्थियों से अलग किया जाएगा, दूसरा है वे निजी कोचिंग कक्षाओं में पढ़ेंगे, तीसरा ऑप्शन है बार बार उनकी परीक्षा होगी, और फोर्थ है वे अन्य विद्यार्थियों के साथ अधिगम प्रक्रिया से जुड़ते हैं। तो बताएंगे आप यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही जाएगा, जल्दी से लिखेंगे अपना अपना आंसर। गारंटी बैच में सोशल साइंस की क्लास कब स्टार्ट होगी? अरे निखिल जी, ऑलरेडी चल रही हैं भाई सोशल साइंस की, तो कितनी सारी क्लास हो भी गई, तो मैं यही पता नहीं चल रहा है कि कब होगी, ये पूछ रहे हो। रोज होती है सुबह में 11 बजे। हाँ लिखो जल्दी जल्दी अपना अपना आंसर। बहुत बढ़िया। देखिए इसने बोला आपसे प्रतिभाशाली बच्चे अपनी क्षमताओं को विकसित कब कर पाएंगे। प्रतिभाशाली बच्चे, उनकी आईक्यू लेवल बहुत हाई होता है, ये तो आपको पता है, 140 प्लस होता है ना। तो अगर हम उन बच्चों को बाकी के बच्चों से अलग कर दें तो क्या वो और ज्यादा अपनी क्षमता बढ़ा लेंगे? बिल्कुल गलत। क्योंकि हम हमेशा मानते हैं कि समावेशी रूप से ही बच्चों का विकास होता है, बच्चे जब एक साथ मिल के पढ़ते हैं। दूसरी बात, निजी कोचिंग कक्षाओं में पढ़ेंगे तभी सीखेंगे, स्कूल में नहीं सीख सकते, बिल्कुल गलत। क्योंकि हमारा यहाँ शिक्षा नीति में कोचिंग और ट्यूशन वैसे भी बिल्कुल निगेटिव टैग वर्ड है, यानी इसकी कोई ज़रूरत ही नहीं है, इसका कोई प्रावधान है ही नहीं। बार बार आप उनकी परीक्षा लेते रहेंगे तो क्या उससे उनकी क्षमता बढ़ जाएगी? नहीं। परीक्षा लेने से तो आपको वही पता चलेगा जो उन्हें पहले से आता है ना, नई चीज़ थोड़ा सीखेंगे वे अन्य विद्यार्थियों के साथ अधिगम प्रक्रिया में जुड़ेंगे, जब वो सहयोगात्मक गतिविधि करेंगे, बाकी बच्चों के साथ मिलजुल के काम करेंगे, तभी उनकी भी क्षमता बढ़ेगी। क्योंकि बच्चे सभी से एक दूसरे से सीखते हैं और एक दूसरे को सिखाते भी हैं, है ना। जब आप दूसरे को बताते हैं कोई चीज तो आपकी भी क्षमता बढ़ती है। तो यहाँ पर आंसर जो जाएगा आपका फोर्थ ऑप्शन सही जाएगा। क्लियर। चलिए जी आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, समावेशी शिक्षा उस विद्यालय शिक्षा व्यवस्था की ओर संकेत करती है, किसकी ओर बताएंगे आप? समावेशी शिक्षा के हिसाब से कौन सा ऑप्शन सही जाएगा? पहला ऑप्शन है जो सभी निरुयोग्य बच्चों को शामिल करती है, दूसरा है जो उनकी शारीरिक, बौद्धिक, सामाजिक, भाषिक या अन्य विभिन्न योग्यता स्थितियों को ध्यान में रखे बगैर सभी बच्चों को शामिल करती है, तीसरा ऑप्शन है विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को विशिष्ट विद्यालयों के माध्यम से शिक्षा देने को प्रोत्साहित करती है, और फोर्थ ऑप्शन है केवल बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने की आवश्यकता पर बल देती है। तो कौन सा ऑप्शन सही लग रहा है बताओ जरा कमेंट करके, जल्दी से लिखेंगे अपना अपना आंसर आप लोग। हाँ जी, सैल्यूट सर जी, आपके जैसा कोई नहीं पढ़ा सकता। अच्छा जी, थैंक यू वेरी मच। चलिए वैसे तो देखो दुनिया में बहुत टीचर हैं, तो लेकिन अगर आपको पसंद आ रहा है तो इसके लिए तो ये मेरा सौभाग्य है। थैंक यू वेरी मच। बहुत बढ़िया, लिखते रहो आंसर अपना। देखिए इसने बोला क्या है आपसे, इसने बोला समावेशी शिक्षा उस विद्यालयी शिक्षा की ओर संकेत करती है, क्या सही जाएगा? तो अगर मैं इन ऑप्शन को पढ़े बगैर ही अपने दिमाग में एक कॉन्सेप्ट बनाऊं तो हमें यह पता है कि समावेशी शिक्षा के अंदर सारे बच्चों को इंपॉर्टेंस दी जानी चाहिए, यानी सभी प्रकार के बच्चे एक साथ एक ही कमरे में पढ़ेंगे, उनमें कभी आप भेदभाव नहीं कर सकते। दूसरी चीज, किसी एक प्रकार के बच्चे को ज्यादा महत्व नहीं देंगे, किसी एक प्रकार के बच्चे को कम महत्व नहीं देंगे, सबको बराबर समझना पड़ेगा और सभी की मदद करनी पड़ेगी, एक साथ पढ़ाना। इतना कॉन्सेप्ट अगर क्लियर है तो आसानी से आपको आंसर मिल जाएगा। देखिए जो सभी निर्योग्य बच्चे, तो केवल निर्योग्य बच्चों के लिए थोड़ी है समावेशी शिक्षा, केवल विकलांग बच्चों के लिए समावेशी? भाई उसमें सामान्य बच्चे भी तो पढ़ते हैं, तो केवल निर्योग्य बच्चे की बात आएगी तो भी गलत हो जाएगा। जो उनकी शारीरिक, बौद्धिक, सामाजिक या अन्य विभिन्न योग्यताओं स्थिति को ध्यान में रखे बगैर सभी बच्चों को शामिल करती है, सेकंड ऑप्शन आपका राइट जाएगा। इसके कहने का मतलब यह है कि बच्चों में विभिन्नता तो है ही, किसी में शारीरिक रूप से भिन्नता रहेगी, कुछ सामाजिक भिन्नता रहेगी, भाषा में भिन्नता हो सकती है बच्चों की, लेकिन हम इन भिन्नता को ध्यान ही नहीं दे रहे। उनकी अपनी अपनी भिन्नता है, ठीक है, हम इन भिन्नता को मानते हुए सभी बच्चों को क्लास में ले रहे हैं और सभी को पढ़ाएंगे। तो यही तो समावेशी शिक्षा है, तो सेकंड ऑप्शन ही आपका राइट जाएगा। विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को आप अलग स्कूल में पढ़ाएंगे तो समावेशी शिक्षा वैसे ही खत्म हो जाएगी। केवल लड़कियों की शिक्षा पे ध्यान देंगे तो भी तो भेदभाव हो गया, फिर लड़के कहाँ जाएंगे आपके, फिर भी समावेशी शिक्षा नहीं हो पाएगी। तो आंसर राइट होगा आपका सेकंड ऑप्शन, जहां पर सभी बच्चों का ध्यान दिया जाए,
वही आंसर राइट होता है। क्लियर। चलिए आगे आते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, डिसलेक्सिया मुख्य रूप से किसकी समस्या से संबंधित है? बोलने की समस्या, बोलने व सुनने की, या फिर सुनने की या पढ़ने की? तो बताइए कौन सा ऑप्शन सही जाएगा। चलिए लिखेंगे अपना अपना आंसर। बहुत बढ़िया। समझ में आ रहा है ना? एक बार कमेंट करके सभी लोग बताएंगे कि क्लास में समझ में आ रही है सब चीजें। कोई दिक्कत तो नहीं? किसी को कोई वर्ड समझना आए तो पूछ लेना। हाँ लिखते रहो। सर अगर किसी ने सी टेट किया है तो क्या उसे एस टेट करना ज़रूरी है? देखो इसकी दो चीज़ें हैं अगर आपको ध्यान में रखनी है। सी टेट अपने आप में अलग है और एस टेट अलग है। सी टेट जो होता है ये कक्षा 1 से 8 तक के लिए ही होता है। दो सी टेट होते हैं, एक प्राइमरी एक जूनियर। लेकिन एस टेट जो है ना आपका, ये होता है 9 से लेके और 12वीं क्लास तक के टीचर बनने के लिए। तो इसकी मान्यता अलग है, इसकी अलग है, तो दोनों ही करने पड़ेंगे आपको। अगर आप प्राइमरी में या जूनियर में लगना चाहते हैं तो मत करो एस्टेट, और आप टीजीटी पीजीटी में लगना चाहते हैं तो एस्टेट करना पड़ेगा। तो इसका तो आपस में कोई लेना देना ही नहीं है, दोनों अपने आप में अलग चीज़ें हैं। डिसलेक्सिया जो होता है वो पढ़ने से रिलेटेड है भाई, हैं? तो यहाँ पर आंसर राइट होगा आपका फोर्थ ऑप्शन। डिसलेक्सिया वाले बच्चों को पढ़ने में दिक्कत आती है, अक्षरों को पहचान नहीं पाते या एक जैसे अक्षरों में भ्रमित हो जाते हैं। जैसे एक से एक जैसे ये होते हैं बी और डी, तो दोनों को पहचान ही नहीं पाएंगे। शब्द भी होते हैं कुछ, जैसे वाज है तो इसके जैसा एक शब्द है सा, अब वो कंफ्यूज हो जाएगा कि कौन सा सा है कौन सा वाज है, तो इसलिए उनको दिक्कतें आती हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका है। श्रवण हिरास से ग्रसित बच्चे कक्षा में किस सबसे मुख्य नैराश्य यानी कुंठा का सामना करते हैं? पहला ऑप्शन है प्रस्तावित पाठ्यपुस्तक को पढ़ने की अक्षमता, दूसरा है खेलकूद में भागीदारी निभाने की अक्षमता, तीसरा है दूसरों के साथ संप्रेषण करने तथा सूचनाओं को बांटने में अक्षमता, और डी ऑप्शन है दूसरे विद्यार्थियों के साथ परीक्षा देने में अक्षमता। तो बताइए यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही जाएगा। लिखेंगे अपना अपना आंसर। और आप सभी से एक रिक्वेस्ट है भाई, और वो ये है कि जब आप क्लास में आएँ तो पूरी क्लास को देख करके जाएं। आधी अधूरी क्लास, वो कहते हैं ना आधा ज्ञान बड़ा खतरनाक होता है, तो आप आधी अधूरी क्लास देखेंगे तो आपका बर्बादी है। फिर कोई आपका कोई फायदा नहीं होगा उससे, 1% भी नहीं होगा। क्योंकि अगर मान लो हमने क्लास में इतनी सारी प्रश्न सॉल्व किए हैं और आपने शुरू की 10-15 मिनट क्लास देखी, फिर आप भाग गए, फिर अपना काम करने लग गए, घूम फिर के आ रहे, फिर आप आधे घंटे बाद आ रहे हो, फिर 10-15 मिनट क्लास देख ली आपने, तो ऐसी क्लास करने का कोई फायदा नहीं है। अगर मान लो जो क्वेश्चंस आपने छोड़े हैं वही एग्जाम में आ गए तो फिर क्या करोगे? तो भाई अपने जीवन का 1 घंटा या 1.5 घंटे की क्लास में लगातार बैठ नहीं सकते क्या आप? अगर इतने बड़े एग्जाम की तैयारी कर रहे हो और आपको नौकरी लेनी है, आपके फ्यूचर का सवाल है, पूरी ज़िंदगी भर जो पढ़ाई की है उसका रिजल्ट आने का इंतज़ार आप कर रहे हैं, तो उसके लिए थोड़ी तो मेहनत करो। आप ऐसे लापरवाही करेंगे कि 10 मिनट आते हैं फिर भाग जाते हैं, तो ऐसे वाले विद्यार्थियों का मैं क्या करूँगा बताओ? ऐसे तो कोई काम नहीं चलेगा आपका। आपको शुरू में आके और थोड़ा धैर्य बना करके पूरी क्लास को पढ़ना पड़ेगा, तभी आपका फायदा होगा, वरना तो नहीं होगा। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है कि रेगुलरली पढ़ो भाई, वरना तो ना ही आओ क्लास में, कोई फायदा नहीं है। क्यों ही आ रहे हो फिर? 2-4 मिनट के लिए आके अपना टाइम पास ही कर रहे हो आप। तो जब आ गए क्लास में और आपको पता है इतनी बढ़िया क्लासेस होती हैं, समझाने वाली बातें भी होती हैं, सारा गाइडेंस भी मिलता है आपको, तो 1-1.5 घंटा आप बैठ नहीं सकते? मतलब यार ये तो बहुत गलत बात है आपकी। देखिए श्रवण ह्रास से ग्रसित बच्चे जिनको सुनने में दिक्कत है और सुनना उनका पूरा खत्म नहीं हुआ है, श्रवण हिरास बोला है यानी सुनने में क्षति है, थोड़ा सा कम सुनाई देता है उन बच्चे को, तो उसके लिए कौन सी चीज में दिक्कत आएगी सबसे ज्यादा? क्या उनको पाठ्यपुस्तक पढ़ने में दिक्कत आएगी? ना, पाठ्यपुस्तक तो आंखों से पढ़ी जाएगी ना, सुनने से तो उसका कोई मतलब ही नहीं है। खेल कूद में भागीदारी लेने से उन्हें कोई दिक्कत आएगी? खेलने में नहीं, कोई दिक्कत नहीं आएगी, खेल सकते हैं। दूसरों के साथ संप्रेषण करने में उनको दिक्कत आएगी सबसे ज्यादा। संप्रेषण यानी बातचीत, तो बातचीत करने में सबसे ज़्यादा दिक्कत आएगी क्योंकि सामने वाले की बात जब उसको सुनाई ही ठीक से नहीं दे रही है तो वो जवाब भी ठीक से नहीं दे पाएगा, तो इसलिए उसको बातचीत करने में दिक्कत आएगी और अपनी सूचना यानी अपनी बात दूसरों के साथ कहने में दिक्कत आएगी। ठीक है, तो थर्ड ऑप्शन यहाँ पर आपका सही जाता है। क्लियर भाई, समझ गए बात आप? चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है आपका, व्यवहार का करना पक्ष किस में आता है? पहला ऑप्शन है सीखने के संज्ञानात्मक पक्ष, दूसरा है आपका सीखने के भावनात्मक पक्ष, तीसरा है आपका सीखने का गतिक पक्ष, और फोर्थ है सीखने का मनोवैज्ञानिक क्षेत्र। तो बताइए जरा कौन सी तरफ आएगा, कौन सा ऑप्शन सही लगाएंगे आप? चलो 2000 लाइक होने वाले हैं, जल्दी जल्दी करो पूरे फटाफट से। आई वॉन्ट टू ज्वाइन योर पेड बैच, व्हाट शुड आई डू? रिहाना ओवैस,
रिहाना जी, अगर आपको पेड बैच लेना है तो मैंने नंबर आपको दिए हुए हैं, ये इन नंबर को आप नोट कर लो और इन पे कॉल लगा लेना कल सुबह 10 बजे के बाद। किसी भी नंबर पे लगा लेना, ये सारे नंबर हमारे ऑफिस के हैं। तो वो हमारी टीम वहाँ पे आपसे बात करेगी और वो आपको पूरी बात समझा देगी किस तरह से आपको बैच मिलेंगे, ठीक है। कैसे आपका एडमिशन होगा वो सब आपको बता दिया जाएगा। देखिए, व्यवहार का जो करना पक्ष है वो आता है गति क्षेत्र में, क्योंकि गति का मतलब ही तो करना होता है। कोई भी काम आप करते हैं तो उस काम को कैसे करेंगे आप, जब आप हिले डुलेंगे भाई, या मूवमेंट तो आपको शरीर में करनी पड़ेगी ना, मोटर स्किल से रिलेटेड है, तो यहाँ पर तीसरा ऑप्शन सही जाएगा। मनोवैज्ञानिक क्षेत्र होता है जो आपकी क्षमताएं हैं आंतरिक, कि आपका चिंतन कैसा है, आईक्यू लेवल आपका कैसा है, कौन सी चीजें आपको पसंद है, किस सब्जेक्ट में आपकी रुचि है, ये सारे मनोवैज्ञानिक क्षेत्र होते हैं। संज्ञानात्मक क्षेत्र आपके दिमाग से रिलेटेड है। भावनात्मक क्षेत्र आपके इमोशन से रिलेटेड है, कि आपको गुस्सा किस चीज पर आता है, आप दुखी होते हैं तो किस बात से होते हैं, वो सब इमोशंस। तो आंसर राइट जाएगा आपका तीसरा ऑप्शन। क्लियर। चलिए बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है आपका, एक विद्यार्थी मेडिकल कॉलेज में दाखिला लेने के लिए कठिन परिश्रम करता है ताकि वह प्रवेश परीक्षा में उत्तीर्ण हो सके। तो यह विद्यार्थी किस रूप से अभिप्रेरित है? आंतरिक रूप से अभिप्रेरित है, या बाह्य रूप से, या वैयक्तिक रूप से, या अनुभाविक रूप से? क्या कहेंगे आप, बताइए कौन सा ऑप्शन सही आएगा। कमेंट में अपना अपना आंसर लिखेंगे आप। चलिए जल्दी से लिखिए। हाँ पीजीटी के लिए सर कौन सा पेपर क्लियर करना होता है? पीजीटी के लिए आपको एस्टेट, अगर बिहार की बात पूछ रहे हो आप, तो एस्टेट का पेपर 2। क्या बात है, 2000 लाइक हमारे कंप्लीट होने वाले हैं भाई। कॉन्ग्रेचुलेसन आप सभी को और थैंक यू वेरी मच। लेकिन अभी इसमें एक लाइक बचा है, तो कौन करेगा ये सिंगल लाइक? जरा कमेंट को नीचे करके जल्दी दबा के आओ लाइक बटन। कौन है वो लक्की पर्सन जो 2000 वाला लाइक हमारा करके आएगा? जल्दी बटन दबा के आओ, एक बार कमेंट को नीचे करो, लाइक बटन दबाओ। देखिए, इसने बोला एक विद्यार्थी मेडिकल कॉलेज में दाखिला लेने के लिए कठिन परिश्रम कर रहा है और वो चाहता है कि परीक्षा में उत्तीर्ण हो जाए। तो यहां पर वो आंतरिक रूप से ही अभिप्रेरित है। आप कहेंगे कि परीक्षा में उत्तीर्ण होना तो बाह्य अभिप्रेरणा है, लेकिन पूरी बात को समझो। वो अपनी काबिलियत को बढ़ाने के लिए पढ़ाई कर रहा है। उसने कहा कि वो मेडिकल कॉलेज में दाखिला लेने के लिए कठिन परिश्रम कर रहा है, उसको कोई लालच नहीं है। उसको ये नहीं है कि मेरे ज़्यादा नंबर आ जाएंगे तो मुझे घर पे इनाम मिलेगा, या मेरे ज़्यादा नंबर आ जाएंगे तो स्कूल में मुझे अवार्ड मिल जाएगा, या वो अपने दोस्त को जलाने के लिए नंबर नहीं लाना चाहता। उसकी जो आंतरिक इच्छा है वो ये है कि मैं आगे और पढ़ाई करूंगा और अपनी योग्यता को बढ़ाऊंगा। तो अपनी योग्यता को बढ़ाने के लिए जो है पढ़ाई कर रहा है। और जब बात योग्यता की आती है तो आदमी आंतरिक रूप से ही प्रेरित होता है, ना कि बाह्य रूप से। समझे बात? तो फर्स्ट ऑप्शन यहां पर आपका सही जाएगा। क्लियर। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है आपका, एक शिक्षिका अपने शिक्षार्थियों को अनेक तरह के सामूहिक गतिविधियों में व्यस्त रखती है, जैसे कि समूह चर्चा, समूह परियोजनाएं, भूमिका निर्वाह आदि। तो यह सीखने के किस आयाम को उजागर करता है? पहला ऑप्शन है भाषा निर्देशित अधिगम, दूसरा है प्रतियोगिता आधारित अधिगम, तीसरा ऑप्शन है सामाजिक गतिविधि के रूप में अधिगम, और फोर्थ ऑप्शन है मनोरंजन द्वारा अधिगम। तो बताएंगे आप कौन सा ऑप्शन सही जाएगा? लिखेंगे जल्दी जल्दी से अपना अपना आंसर। बहुत बढ़िया। यूपी टेट के गारंटी बैच में भी सीडीपी चलेगी भाई, विभा चौधरी। बिना सीडीपी के तो टीचिंग एग्जाम ये समझ लीजिए बिना आत्मा का शरीर है। तो सीडीपी तो ज़रूर होगी, उसकी चिंता मत करो आप, ठीक है। चलो जल्दी जल्दी लिखते रहो अपना अपना आंसर। नए बच्चे चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें भाई, तभी आपको कंप्लीटली क्लासेस मिल पाएंगी आगे की। बीएड एपियरिंग वाले भर सकते हैं, हाँ एपियरिंग वाले सीटेट भर सकते हैं बिल्कुल। देखिए, इसने बोला आपसे कि आप जो है बच्चों को बहुत सारी सामूहिक गतिविधियां करवा रहे हैं, है ना। समूह चर्चा कराया आपने, समूह परियोजना करा दी, रोल प्ले करवा दिया। तो ये किस चीज में फायदा देगी आपकी? भाषा निर्देशित अधिगम है, ये क्या आप भाषा सिखा रहे हैं? बिल्कुल नहीं सिखा रहे। क्या आप प्रतियोगिता सिखा रहे हैं, बच्चों को एक दूसरे से लड़वा रहे हैं? नहीं। हम यहाँ पर सामाजिक गतिविधि सिखा रहे हैं, यानी सामाजिक गतिविधि के रूप में अधिगम करवा रहे हो, मिलजुल करके अधिगम करना सिखा रहे हो बच्चे को। यही है। मनोरंजन है इसमें, कि मनोरंजन द्वारा अधिगम हो रहा है। मनोरंजन से ज्यादा आपकी सामूहिक गतिविधियां हो रही हैं। तो यहाँ पर कुल मिला के मिलजुल कर सीखना, जिसको हम सहयोगात्मक अधिगम कहते हैं, वही हो रहा है। तो थर्ड ऑप्शन यहाँ पर आपका सही जाएगा। क्लियर। आगे आते हैं अगले प्रश्न पर। सृजनात्मकता मुख्य रूप से किस चीज से संबंधित है? अभिसारी चिंतन, अपसारी चिंतन, मॉडलिंग या अनुकरण?
बताएंगे आप। और ये भी ऐसा प्रश्न है जो वेरी 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 इंपॉर्टेंट प्रश्न है, क्योंकि ये सृजनात्मकता वाला और चिंतन वाला एक प्रश्न आपका 100% आता ही आता है सीटेट में, हर साल आता है, एक बार भी नहीं बचेगा। और जितने प्रश्न मैं आपको यहाँ पर सॉल्व करा रहा हूँ सब इतने इंपॉर्टेंट है कि ये समझ लो इसी में से पूरा पेपर फंस जाएगा आपका, अगर आपने रेगुलरली सारे प्रश्न सॉल्व कर लिए। चलो जल्दी लिखते रहो अपना अपना आंसर। देखिए इसने बोला सृजनात्मकता मुख्य रूप से किस चीज से संबंधित है, तो यहां आंसर जाएगा आपका अपसारी चिंतन। अनुकरण किसको कहते हैं, नकल करने को, तो नकल करना तो कोई सृजनात्मकता नहीं होती। मॉडलिंग कहते हैं बाह्य अभिप्रेरणा द्वारा किसी के व्यवहार को सुधारना, बाह्य अभिप्रेरणा चलती है इसमें, तो बाह्य अभिप्रेरणा भी सृजनात्मकता नहीं होती। अब बात आती है अभिसारी चिंतन की, तो अभिसारी चिंतन वो होता है जब आप केवल एक तरीके से ही सोच पाते हैं किसी भी बात को, तो केवल एक तरीके से काम करना रचनात्मकता नहीं हो सकती। क्रिएटिविटी तो हम उस चीज को कहते हैं ना जो कोई नया काम करता है ना। अगर कोई पुराना काम कर रहा है किसी का देख करके नकल कर रहा है तो वो तो क्रिएटिविटी नहीं हुई ना। जब हम कहते हैं ना ये बच्चा बड़ा क्रिएटिव है यार, ये ऐसे ऐसे प्रश्न सॉल्व कर देता है जो हमें भी नहीं आते, यानी किताब से भी हट के नए नए सवाल सॉल्व कर देता है, विभिन्न प्रकार से सोचना, उसी को हम सृजनात्मकता कहते हैं और उसी को ही अपसारी चिंतन कहते हैं। अपसारी चिंतन वो है जब आप विभिन्न तरीकों से सोच पाते हैं, ठीक है, विभिन्न तरीकों से सोच पाते हैं या किसी भी काम को करने के विभिन्न तरीके ढूंढ लेते हैं, तो उसको हम कहते हैं अपसारी चिंतन, ठीक है, डाइवर्जेंट थिंकिंग इंग्लिश में कहेंगे इसको। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है आपका, एक शिक्षिका अपने विद्यार्थियों को सदैव इस रूप से सहायता करती है कि वे एक विषय क्षेत्र से प्राप्त ज्ञान को दूसरे विषय क्षेत्रों के साथ जोड़ पाए, एक सब्जेक्ट की नॉलेज दूसरे सब्जेक्ट की नॉलेज के साथ में भी जोड़ पाए, तो इससे क्या चीज बढ़ेगी, किसको बढ़ावा मिलेगा, व्यक्ति की भिन्नताओं को, शिक्षार्थी स्वायत्ता को, पुनर्बलन को, या ज्ञान का सहसंबंध और अंतरण। तो बताएंगे आप कौन सा ऑप्शन सही जाएगा, लिखेंगे कमेंट बॉक्स में अपना अपना आंसर। जी सर, डीएलएड की परसेंटेज बता दीजिए कितनी चाहिए सीटेट पास करने के लिए। सीटेट पास करने के लिए तो देखो कोई परसेंटेज नहीं लगेगी, लेकिन आपकी परसेंटेज पूछी जाएगी जब आपकी नौकरी लगेगी, तो आई थिंक 50% के आसपास आती है, और जो ओबीसी एससी एसटी होते हैं इनकी 45% के आसपास रहती है। चलिए जल्दी लिखिए। सर मुझे गारंटी बैच में मैथ की क्लास दिख रही है, सोशल साइंस की नहीं दिख रही। निखिल, भाई निखिल जी मुझे ऐसा लग रहा तुमने गलत वाला बैच ले लिया। एसएसटी वालों का बैच अलग होता है और साइंस मैथ वालों का बैच अलग होता है, मुझे लग रहा है आपने गलत वाला ले लिया, तभी आपको मैथ की दिख रही है और सोशल साइंस की नहीं दिख रही। आप कल जो है अपना जो भी आपने कोर्स लिया है उसका स्क्रीनशॉट भेजना, तो हम चेक कर लेंगे, अगर ऐसा होगा तो बदलवा देंगे आपका। देखिए इसने बोला एक शिक्षिका अपने शिक्षार्थियों को सदैव इस तरह का काम करवा रही है कि एक सब्जेक्ट का ज्ञान दूसरे सब्जेक्ट के ज्ञान से जुड़ रहा है, तो साफ साफ आपका है ज्ञान का सहसंबंध, यानी कि आपके जो नॉलेज है वो आपस में जुड़ी हुई है, एक दूसरे से संबंध रख रही है। अंतरण का मतलब होता है ट्रांसफर, यानी एक नॉलेज को दूसरी नॉलेज में ट्रांसफर करना, या एक सब्जेक्ट के ज्ञान को दूसरे सब्जेक्ट के ज्ञान में ट्रांसफर करना, तो ये भी यहाँ हो रहा है, ठीक है। इससे कोई व्यक्ति की विभिन्नता बढ़ेगी नहीं, व्यक्ति की विभिन्नता तो नेचुरल चीज़ है, वो तो बच्चों में होती है। शिक्षार्थी में स्वायत्ता बढ़ेगी नहीं, पुनर्बलन है, ये पुनर्बलन कहते हैं इनाम देने को, तो इनाम थोड़ी दिया जा रहा है इसमें कहीं भी, तो आपका फोर्थ ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। क्लियर है भाई, समझ में आ गया आपको या नहीं आया, एक बार कमेंट में यस लिखो अगर समझ में आ रहा है तो। अगला प्रश्न है, शिक्षकों को अपने विद्यार्थियों की त्रुटियों का अध्ययन करना चाहिए क्योंकि ये प्राय की ओर संकेत करते हैं, किस चीज की ओर। पहला ऑप्शन है उनके ज्ञान की सीमा, दूसरा है आवश्यक उपचारात्मक युक्तियों, तीसरा ऑप्शन है योग्यताओं के अनुसार समूह बनाने हेतु दिशा निर्देश, और फोर्थ है भिन्न प्रकार की पाठ्यचर्या की आवश्यकता। तो बताइए आप कौन सा ऑप्शन सही जाएगा, कमेंट में लिखिएगा अपना अपना आंसर। हाँ जी सर, यस सर, मैं बीएड में एडमिशन ली हूँ, 2025 का सीटेट एग्ज़ाम भर सकती हूँ। हाँ हाँ बिल्कुल, ये तो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ ये बात। अपियरिंग में सब लोग भर सकते हैं जिन्होंने भी एडमिशन ले लिया है, चाहे एक ही दिन हुआ है आपको एडमिशन लेके, तो आप फॉर्म भर सकते हैं, वैलिड है आपका। जी बताइए। सर मैं आज आपका क्लास देखी हूँ, गारंटी बैच लेना चाहती हूँ, तीरथ रेदास। तो गारंटी बैच के बारे में अगर आपको कंप्लीट जानकारी चाहिए तो फिर मैं क्लास के बाद भी बताऊंगा, क्लास के बीच में नहीं बता सकता है ना, तो लास्ट में आप थोड़ा रुकिए,
क्लास के अंत में आपको सारी जानकारी दे दूंगा। लेकिन अगर आपको कंप्लीट जानकारी नहीं चाहिए, सिर्फ शॉर्टकट में पूछना है, तो ये नंबर रहे आपके पास, आप इन नंबर पे कॉल लगा लेना सुबह में, किसी भी नंबर पे आपको पूरी जानकारी हम वहीं समझा देंगे। हमारी पूरी टीम बैठी होती है आपसे बात करने के लिए, तो रोज़ ही स्टूडेंट कॉल करते हैं, अपनी 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 बातें पूछते हैं। तो अगर आप कोई भी बैच लेना चाहते हैं तो अपना इस नंबर पे कॉल करके गारंटी बैच आप ले सकते हैं। इसमें 100% की गारंटी मिलती है पास कराने की। चलिए अब आप आगे आते हैं और बाकी डिटेल आपको एंड में मैं बता दूंगा। इसने बोला शिक्षकों को अपने विद्यार्थियों की त्रुटियों को अध्ययन करना चाहिए। क्यों? क्योंकि जो त्रुटियां होती हैं वो उनके ज्ञान की सीमा होती है नहीं। अगर कोई बच्चा गलती कर रहा है किसी काम को सीखते हुए, तो इसका मतलब ये नहीं कि उसको आता कुछ नहीं है या उसका जो है दिमाग कम है, बल्कि हमारी त्रुटियां हमें ये दर्शाती हैं कि हमने नया कुछ करने की कोशिश की है। कम से कम कोशिश कर रहे हैं नया कुछ सीखने की। आवश्यक उपचारात्मक युक्तियों की ओर संकेत करेगी नहीं, ये भी गलत। योग्यताओं के अनुसार समूह बनाने में आपको मदद मिलेगी, बिल्कुल गलत। अगर आप समूह बना रहे हैं बच्चे का वो भी योग्यता के अनुसार, तो ये तो बिल्कुल नेगेटिव है, क्योंकि हम कभी भी बच्चों का बंटवारा नहीं करते कि दृष्टिबाधित बच्चों को अलग कर दिया हमने, शारीरिक रूप से विकलांग बच्चों को अलग कर दिया, तो ये तो भेदभाव हो गया हमारा, समावेशी शिक्षा खत्म कर दिया हमने। तो ये समूह बनाना गलत होता है। भिन्न प्रकार की पाठ्यचर्या की आवश्यकता, ये आपका आंसर राइट हो सकता है, क्योंकि जब आपको बच्चों की गलतियों का पता चल जाएगा कि कहाँ कहाँ बच्चे ने गलती की है, किस किस पॉइंट पे आके बच्चे को चीज़ें समझ में नहीं आई, तो फिर आप उसी के अनुसार नई पाठ्यचर्या लागू कर सकते हैं या अपना कंटेंट में सुधार कर सकते हैं आप, कि यहाँ पर जो है बच्चे को ये चीज़ समझ नहीं आ रही है, मतलब यहाँ कुछ ना कुछ मिस्टेक है, इसको सुधारा जाए। तो गलतियों से आप ये काम कर सकते हैं। डी ऑप्शन आपका राइट जाएगा। ठीक है, एक मिनट रुको, एक मिनट रुको। त्रुटियों से उपचारात्मक युक्तियों भी मिल सकती हैं, अध्ययन करना चाहिए, क्योंकि वे प्राय आवश्यक उपचारात्मक युक्तियों की ओर संकेत करती है। यहाँ पे आंसर सेकंड वाला भी राइट जा सकता है आपका। एक सेकंड रुक जाओ, शायद मैं ही कंफ्यूज हो गया, क्योंकि अगर आप गलती करते हैं और उस गलती को सुधारने की हम बात कर रहे हैं, जब हम बच्चे ने कोई गलती की है और हम उसको सुधारने की बात कर रहे हैं, तो नई पाठ्यचर्या की जगह हमें सबसे पहले तो ज़रूरत पड़ेगी उपचारात्मक शिक्षण की। ये वाला आंसर राइट जाएगा, सॉरी भाई। ये भी पॉजिटिव है आपका, भिन्न प्रकार की पाठ्यचर्या भी इस्तेमाल आप करते ही हैं आपकी समावेशी शिक्षा में, क्योंकि बच्चे भिन्न भिन्न होते हैं, तो इसलिए भिन्न प्रकार की पाठ्यचर्या पॉजिटिव ये भी है। लेकिन ज़्यादा पॉजिटिव सेकंड ऑप्शन जा रहा है, क्योंकि जब हमने ये देखा कि बच्चे की त्रुटियों का अध्ययन आप कर रहे हैं, तो त्रुटियों का अध्ययन आप इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उन त्रुटियों को ठीक करना है, और त्रुटियों को ठीक करने के लिए आपको क्या करना पड़ता है? उपचारात्मक शिक्षण करना पड़ता है। आंसर आपका सेकंड ऑप्शन राइट जाएगा। सॉरी भाई, मेरी मिस्टेक है, कभी कभी हो जाता है ना। चलिए कोई बात नहीं, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, जब पूर्व का अधिगम नई स्थितियों के सीखने को बिल्कुल प्रभावित नहीं करता तो ये क्या कहलाता है? पहला ऑप्शन है अधिगम का सकारात्मक स्थानांतरण, दूसरा है अधिगम का नकारात्मक स्थानांतरण, तीसरा ऑप्शन है अधिगम का शून्य स्थानांतरण, और डी ऑप्शन है अधिगम का निरपेक्ष स्थानांतरण। तो बताएंगे आप कौन सा ऑप्शन सही जाएगा, लिखेंगे अपना अपना आंसर। चलो जल्दी लिखो अपना अपना आंसर। करिकुलम हम नहीं बदल सकते। आरव जी, ये जो लाइन आपने लिखी है, भले ही प्रश्न में आए ना आए, लेकिन जो बात आपने बोली है ना, करिकुलम हम बदल नहीं सकते, ये आपने गलत बोली है। अगर आपने ये बात सोच के आंसर लगा दिया, गलत कर दोगे। करिकुलम को बदला जा सकता है, बच्चों की ज़रूरत के हिसाब से हम अपनी पाठ्यचर्या बदल सकते हैं, इसमें कोई बुराई नहीं है। इसीलिए तो हम कहते हैं बाल केंद्रित शिक्षा में कि पाठ्यचर्या लचीली होती है, फिक्स नहीं होती कभी भी। तो आप फिक्स सोच रहे हैं तो ये आप गलत सोच रहे हैं, आप पाठ्यचर्या बदल सकते हैं। हमारी बाल केंद्रित शिक्षा में यही आता है। जो स्टूडेंट अभी ग्रेजुएशन कर रहे हैं वो सीटेट पेपर 2 के लिए वैलिड है, ग्रेजुएशन से नहीं होगा, आपको जो है वो चाहिए बीएड या डीएलएड, कोई भी आप टीचिंग कोर्स आपको चाहिए। देखिए इसने बोला जब पूर्व ज्ञान का अधिगम नई परिस्थितियों के सीखने को बिल्कुल भी प्रभावित नहीं कर रहा है, यानी कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा। जब आपका जो पूर्व ज्ञान है वो नए ज्ञान को सीखने में मदद ही नहीं कर रहा है, यानी काम ही नहीं आ रहा, तो वे शून्य हो गया ना, मतलब ज्ञान का तो कोई स्थानांतरण हुआ ही नहीं, शून्य स्थानांतरण। सकारात्मक तब होता जब आपका पिछला ज्ञान नए ज्ञान को सीखने में मदद करता, तो सकारात्मक, और अगर पिछला ज्ञान नए ज्ञान को सीखने में रुकावट बनता तो नकारात्मक स्थानांतरण। लेकिन इसमें दोनों में से कुछ भी नहीं हुआ, और निरपेक्ष वाला का तो मतलब ही नहीं बनता। निरपेक्ष का मतलब होता है किसी के पक्ष में ना जाना, तो इसका इससे कोई लेना देना है नहीं, तो शून्य स्थानांतरण हुआ है, यानी कोई प्रभाव नहीं पड़ा। तो थर्ड ऑप्शन यहाँ पर आपका सही जाएगा। क्लियर? चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। एक बार वीडियो को लाइक कर दो जरा सब लोग, क्योंकि अभी हमारे
2500 लाइक में थोड़े कम बच रहे हैं, और यहाँ पर अभी 350 लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया है। तो जल्दी से ये 350 लोग अगर लाइक करेंगे तो 1 सेकंड में हमारे 2500 लाइक कंप्लीट हो जाएंगे, हमारा टारगेट। तो जल्दी से एक बार कमेंट को नीचे करके लाइक बटन दबा दो सब अच्छे बच्चों की तरह जल्दी से। पियाजे के अधिगम के संज्ञानात्मक सिद्धांत के अनुसार वह प्रक्रिया जिसके द्वारा संज्ञानात्मक संरचना को संशोधित किया जाता है क्या कहलाती है? समावेशन, स्कीमा, प्रत्यक्षण या समायोजन? बताएंगे आप कौन सा ऑप्शन सही जाएगा। चलिए लिखिए जल्दी जल्दी अपना अपना आंसर। एज लिमिट कितना है सर टैट में? कोई लिमिट नहीं है, कभी भी भर सकते हो किसी भी उम्र में। हाँ देखिए, तो इसने बोला आपसे क्या, प्याजे के अधिगम के अनुसार वह प्रक्रिया जिसके द्वारा आप अपनी संज्ञानात्मक संरचना में संशोधन करते हैं, यानी जो आपके दिमाग में एबिलिटी अभी तक मौजूद है या जो ज्ञान आपको आता है। संज्ञानात्मक संरचना का मतलब यही होता है कि आपके दिमाग में जो स्कीमा मौजूद है या जो नॉलेज पहले से मौजूद है, अब अपने पहली नॉलेज के साथ क्या कर रहे हैं, संशोधन, यानी उसमें नई चीज ऐड कर रहे हो। तो जब आप उसमें संशोधन करते हैं, नई चीज लाते हैं, तो इसको हम समावेशन के नाम से जानते हैं। ठीक है, अब यहाँ समायोजन भी एक चीज होती है, तो समायोजन क्यों नहीं हो सकता? समायोजन इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि जब आप अपने नए ज्ञान को सीखते हैं तो आप पूर्व ज्ञान में कोई बदलाव वो नहीं करते, मतलब पूर्व ज्ञान में जोड़ते नहीं है सीधे उसको, आपको वो अलग से सीखना पड़ता है या पूर्व ज्ञान में बदलाव करना पड़ता है। कुल मिला के यही है कि नया ज्ञान पूर्व ज्ञान से अलग होता है, पूरा पूरा डिफरेंट, तब जाके समायोजन आता है। तो इसलिए हमारा समायोजन नहीं हो सकता, समावेशन होगा। फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है यहाँ पर, अभिप्रेरणा के सिद्धांतों के अनुसार एक शिक्षक के द्वारा सीखने को संवर्धित कर सकता है। पहला ऑप्शन है विद्यार्थियों के किसी प्रकार की अपेक्षाएं ना रखने। दूसरा है आपका विद्यार्थियों से बहुत उच्च अपेक्षाएं रखने के द्वारा। तीसरा है विद्यार्थियों से वास्तविक अपेक्षाएं रखना। और डी है अपेक्षाओं का एक रूप स्तर रखना। तो इनमें से कौन सी चीज ऐसी है जिसको द्वारा आप बच्चे के ज्ञान को बढ़ा सकते हैं, यानी सीखने को संवर्धित कर सकते हैं? तो बताइए कौन सा ऑप्शन सही जाएगा, कमेंट में लिखेंगे अपने आप। जी, सरकारी टीचर बनने के लिए एज क्या है? सरकारी टीचर बनने के लिए जो एज होती है वो अलग अलग राज्यों की अलग अलग रहती है, एक जैसी सब जगह नहीं होती। जैसे अगर केवीएस या डीएसएसबी की हम बात करेंगे तो डीएसएसबी में एज जो है वो केवल 30 साल है। केवीएस में जो है पीआरटी की तो 30 ही है, लेकिन टीजीटी की 35 और पीजीटी की 40। और अगर यूपी टेट की या यूपी सुपर टेट की बात करोगे तो इसमें तो 40 प्लस होती है सारी ही, शुरुआत ही 40 प्लस से है। तो 45-46 साल की उम्र तक आप फॉर्म भर सकते हैं। बिहार में जो आती है आपकी बीपीएससी वाली, उसमें भी यही है, 40 प्लस है। तो ये अलग डिपेंड करता है, राज्यों में हमेशा एज लिमिट ज़्यादा रहती है। स्टेट जो सेंटर लेवल पे वैकेंसीज निकलती हैं उनमें एज लिमिट थोड़ी कम रहती है। तो राज्य वालों में भर सकते हो अगर आपकी ऐसी दिक्कत है तो। देखिए, अभिप्रेरणा के सिद्धांतों के अनुसार एक शिक्षक किसके द्वारा बच्चों का ज्ञान बढ़ा सकता है? अगर आप बच्चों से बिल्कुल भी उम्मीदें नहीं रखेंगे, अपेक्षा मतलब एक्सपेक्टेशन रखना कि बच्चा कितना सीख सकता है, अगर बिल्कुल भी अपेक्षा नहीं रखोगे तो फिर तो बच्चा कुछ भी नहीं सीखेगा, ना आप उसको सिखाएंगे। बहुत उच्च अपेक्षा रखेंगे तो वो हाई लेवल चला जाएगा, फिर बच्चे के लिए कठिनता हो जाएगी। अगर आपने ये अपेक्षा रख ली कक्षा 2 के बच्चे से कि ये ट्रिग्नोमेट्री के सवाल सॉल्व करेगा अगले साल तक, नहीं कर सकता ना, वो उसकी क्षमता ही नहीं है। हाई स्कूल के सिलेबस को आप कक्षा 2 के बच्चों से एक्सपेक्टेशन रखेंगे तो गलत हो जाएगा ना, वो नहीं कर सकता वो बच्चा। तो हम क्या रखेंगे बच्चे से? वास्तविक अपेक्षा, यानी जितनी हो सकती है बच्चे की उम्र के अनुसार, बच्चे के लेवल के अनुसार, बच्चे की कक्षा के अनुसार ही अपेक्षा आपको रखनी चाहिए। तो आंसर जो जाएगा वो आपका तीसरा ऑप्शन जाएगा। क्लियर है भाई यहाँ तक बात? चलिए बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। और यहाँ पर हमारे 2500 लाइक भी कंप्लीट होने वाले हैं, 2-3 लाइक ही बचे हैं 2500 लाइक होने में। तो जल्दी से एक बार जो है सभी लोग कमेंट को नीचे करके लाइक कर दो जिसने नहीं किया। देखिए, इसने बोला एक शिक्षिका अपने शिक्षण में दृश्य श्रव्य सामग्रियों और शारीरिक गतिविधियों का प्रयोग करती है। क्यों? क्योंकि वे शिक्षार्थियों को वैविध्य उपलब्ध कराना चाहती है, या फिर इनमें अधिकतम इंद्रियों का उपयोग सीखने को संवर्धित करता है, या फिर वे शिक्षक को आराम देते हैं, या फिर वे प्रभावी आकलन को सुगम बनाते हैं। तो क्या लगता है कौन सा ऑप्शन सही जाएगा? तुरंत अपना अपना आंसर लिखेंगे आप लोग।
झारखंड में एज लिमिट कितना है? 40+ है, 45 के आसपास है। अरे तुम लोगों के इतने सवाल जो बेसिक चीज़ों को लेकर के आ रहे हैं, मुझे लगता है कि इसकी तो एक अलग क्लास करनी पड़ेगी तुम्हारे सवाल जवाब की। सर ब्लर दिखाई दे रहा है। ब्लर इसलिए दिख रहा होगा, तुम्हारे उसकी क्वालिटी कम है वीडियो की। फ़ोन से क्वालिटी बढ़ाओ ना, 360 पे करो, बढ़िया दिखेगा। बैच के बारे में भी क्लास के अंत में बताऊंगा, थोड़ा वेट करो। क्लास के लास्ट में बताऊंगा आप सबको सीटेट के गारंटी बैच के बारे में, और क्या क्या होता है, कैसे लेंगे, सब चीज़ें बता दूंगा। देखिए, इसने बोला है आपसे, एक शिक्षिका अपने शिक्षण में दृश्य श्रव्य सामग्री और शारीरिक गतिविधियों का प्रयोग करती है। दृश्य श्रव्य सामग्री इसलिए इस्तेमाल करते हैं हम, क्योंकि आपकी क्लास में भी विभिन्न प्रकार के बच्चे होते हैं। तो किसी को तो देख करके समझ में आएगी चीज़ें, किसी को जो दृष्टिबाधित बच्चा है उसको ऑडियो वाली समझ में आएंगी, क्योंकि वो देख नहीं सकता। और शारीरिक गतिविधियां इसलिए करते हैं क्योंकि इसमें बच्चे एक्टिव ज़्यादा हो जाएंगे, तो वो जल्दी चीज़ों को सीखते हैं। अब इसका मतलब ये नहीं कि आप बच्चों के मनोरंजन के लिए कर रहे हो, कि बच्चा बोर हो गया तो कुछ डिफरेंट करते हैं, यानी वैविध्य प्राप्त करने के लिए आप कर रहे हैं, ये तो आपका नहीं चलेगा। इसमें अधिकतम इंद्रियों का प्रयोग हो जाता है शामिल, इसलिए हम करते हैं। जब आप विभिन्न प्रकार की एक्टिविटी करते हैं ना, तो आपकी सारी इंद्रियां शामिल हो जाती है। अगर आप क्लास में बैठा के पढ़ा रहे हो बच्चों को, तो वो केवल देखेगा और सुनेगा, यानी उसकी दो ही इंद्रियां काम कर रही हैं। लेकिन अगर आप उसको एक्टिविटी कराएंगे, तो अब उसकी शारीरिक गतिविधि भी एक्टिव हो गई, है ना। अब वो चीज़ों को छुएगा तो उसका टच वाली इंद्री भी हो गई। अब उसकी देखने की इंद्री भी काम कर रही है, सुनने की इंद्री भी, बोलने की इंद्री भी काम कर रही है। तो अब बच्चे की जो है बहुत सारी इंद्रियां जब शामिल हो जाएगी उस काम में, तो बच्चा फिर उस चीज़ को ज़्यादा अच्छे से सीखेगा और लंबे समय तक याद रख सकता है। इसीलिए आप देखो कभी भी कि किताब से पढ़ के जितनी चीज़ें आपको याद होती हैं, और आप जब एक्सपेरिमेंट करते हैं, तो एक्सपेरिमेंट में आपको ज़्यादा चीज़ें याद होती हैं किताब से ज़्यादा, है ना। ये तो इसीलिए हम क्या करते हैं, विभिन्न प्रकार की शिक्षण सामग्री इस्तेमाल करते हैं। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। जब एक शिक्षिका दृष्टिबाधित शिक्षार्थी को कक्षा के अन्य शिक्षार्थियों के साथ सामूहिक गतिविधियों में शामिल करती है, तो वह, पहला ऑप्शन है, सभी शिक्षार्थियों में दृष्टिबाधित शिक्षार्थी के प्रति सहानुभूति विकसित करने में मदद कर रही है। दूसरा है, दृष्टिबाधित शिक्षार्थी पर संभवतः तनाव बढ़ा रही है। और तीसरा ऑप्शन है, कक्षा के लिए सीखने हेतु बाधाएं उत्पन्न कर रही है। और फोर्थ है, समावेशी शिक्षा की भावना के अनुसार कार्य कर रही है। तो बताएंगे आप कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही जाएगा? लिखिए अपना अपना आंसर। जी लिखिए। मेरा कमेंट क्यों नहीं पढ़ते? अनाबिया पढ़ रहे हैं भाई, सबका कमेंट पढ़ेंगे अभी, ज़रा बाद में पढ़ेंगे कमेंट आपके सबके क्लास के अंत में। अभी ज़रा कॉन्सेप्ट पे फोकस कर लो, ठीक है। सर मुझे भी बैच लेना है, श्याम राज, बहुत बढ़िया। किस किस को लेना है बैच, ज़रा यस लिखना है एक बार कमेंट में। जिस जिसको बैच लेना है, गारंटी बैच, किस किस को लेना है, एक बार कमेंट में यस लिखो, ताकि मैं पता लगा सकूँ कितने लोग हैं आप। देखिए, बाकी जो है आपका, यहाँ पर हम प्रश्न की बात कर रहे हैं, तो दृष्टिबाधित बच्चा अगर आपकी क्लास में है और कक्षा में अन्य शिक्षार्थियों के साथ सामूहिक गतिविधियां करवानी है, तो आप क्या करेंगे एज अ टीचर? सभी शिक्षार्थियों में दृष्टिबाधित शिक्षार्थी के प्रति सहानुभूति, इसकी कोई ज़रूरत नहीं होती, सहानुभूति नहीं करनी आपको। आपको सभी बच्चों को एक जैसा समझना है। आप सहानुभूति दिखाएंगे, उस बच्चों को ऐसा लगेगा मैं कमज़ोर हूँ, है ना, तो वो बच्चा फिर आपका गलत महसूस करेगा। एक मिनट रुको, आपके कमेंट जो है मैं बाद में पढ़ूंगा, अभी मत रुक जाओ। दृष्टिबाधित शिक्षार्थी पर संभवतः तनाव बढ़ेगा, इससे कोई तनाव नहीं बढ़ेगा। अगर आप बच्चे को, दृष्टिबाधित बच्चे को एक्टिविटी में शामिल करेंगे, तो वो खुश होगा और उसको अच्छा लगेगा कि मैं भी बराबर हूँ, मैं सभी बच्चों के बराबर हूँ और काम कर रहा हूँ। कक्षा में सीखने के लिए बाधाएं उत्पन्न हो जाएंगी, इससे कोई बाधा उत्पन्न नहीं होगी। अगर आप दृष्टिबाधित बच्चे को शामिल करेंगे तो उससे कोई रुकावट नहीं आएगी। समावेशी शिक्षा की भावना के अनुसार कार्य कर रही है टीचर, अगर वो दृष्टिबाधित बच्चों को अन्य बच्चों के साथ में ही पढ़ा रही है और सामूहिक गतिविधि करा रही है, तो ये समावेशी शिक्षा को बढ़ोतरी मिल रही है, इससे इससे कोई रुकावट नहीं आएगी, इससे कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो आंसर राइट जाएगा आपका फोर्थ ऑप्शन। क्लियर है भाई, इतनी बात है ना। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्या कह रहे थे आपकी? डीएसएस भी क्या होता है, अभी बताता हूँ, रुको। अच्छा, यस वाले कितने लोग हैं देख तो लूँ। एक बार फिर से कमेंट कर दो, क्योंकि मैं आपकी कमेंट पढ़ नहीं पाया और वो सारी कमेंट जो है ऊपर भाग गई हैं आपकी। तो जितने लोग हैं जो सीटेट गारंटी बैच में जुड़ना चाहते हैं, एडमिशन लेना चाहते हैं, दोबारा से एक बार यस लिख दो कमेंट में। और आपने पूछा था डीएसएस भी क्या की चीज़ है, तो डीएसएस भी जो होता है ना,
वो आपका होता है दिल्ली बोर्ड, यानी कि जब आप दिल्ली में सरकारी टीचर की वैकेंसी निकलती है तो उसको हम डीएसएसबी पीआरटी या टीजीटी पीजीटी में निकलती हैं वो। और कोई दिक्कत किसी को? आपकी हेल्प से मैंने जेई, मजे ले रहे हो तुम है ना राजन जी? ठीक है, यस वाले बहुत सारे बच्चे हैं। अनुपम है, गुड़िया कुमारी है, मुदस्सिर खान है, अमान है। तो अच्छा, मतलब तुम लोग अभी तक बैच नहीं ले पाए हो? मुझे तो लगता था कि ले लिया होगा आपने। इतने सारे बच्चे हैं जो अभी तक बैच ले ही नहीं पाए, मतलब तुम त्योहार मना रहे थे कुल मिला के। ये बात हुई है, समझ में आ गया मुझे। क्योंकि अभी जो है पिछले रामनवमी पर जो है सभी बच्चों ने एडमिशन ले लिए थे गारंटी बैच में। तो मेरे ख्याल से तुम लोग क्लास में नहीं आए, तुम लोग त्योहार में मनाते रह गए है ना। चलो कोई बात नहीं, अब ले लेना। देखिए, इसने बोला है विज्ञान और कला प्रदर्शनियां, संगीत एवं नृत्य प्रस्तुतियां तथा विद्यालय पत्रिका निकालना, ये किस चीज में बच्चे की मदद करेगी? तो आप सब समझ में आ रहा होगा वैसे आपको थोड़ा थोड़ा कि ये सारे काम जो हैं ये थोड़े क्रिएटिव काम है। कलाकारी, डांस करना, नृत्य करना है ना, या पेंटिंग बनाना, या मूर्ति बनाना, या कोई चित्रकारी बनाना, ये कलाकारी वाले काम होते हैं, सृजनात्मकता वाले काम होते हैं। तो इन सब से क्या होगा, बच्चों को सृजनात्मकता बढ़ेगी। हम ये जो प्रदर्शनियां करते हैं जहाँ पे सभी बच्चे जो है अपने अपने प्रोजेक्ट को प्रदर्शित करते हैं, वहाँ गेस्ट आते हैं, वो सब देखते हैं हाँ हमारे बच्चों ने क्या क्या काम करा है। तो ये कोई हम बच्चे विद्यालय का नाम रोशन करने के लिए नहीं कर रहे हैं, या माता पिता को खुश करने के लिए नहीं कर रहे हैं। हम इसलिए करते हैं ताकि बच्चों के अंदर जो क्रिएटिविटी है वो बाहर निकले और उस क्रिएटिविटी को अपना दैनिक जीवन में इस्तेमाल कर सके बच्चे, और उससे और आगे नई नई चीज़ें सीख सकें। तो ऐसी चीज़ों से बच्चों की सृजनात्मकता को बढ़ावा मिलेगा, उसके लिए आगे मार्ग खुलेंगे। विभिन्न व्यवसायों के लिए विद्यार्थियों को प्रदर्शित करना, तो इसमें व्यवसाय नहीं सिखा रहे हैं आप बच्चे को, यानी कोई कारोबार नहीं करवा रहे हो, कोई बच्चे को जो है प्रोफेशनल नहीं बना रहे हो। बच्चा अपनी मर्जी से कोई भी प्रोजेक्ट बनाता है और उसको दर्शाता है, क्रिएटिविटी बढ़ाना है कुल मिला के। हम कोई बच्चे को जो है किसी पोस्ट पे काम करने नहीं भेज रहे हैं। तो तीसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। ठीक है भाई, समझ गए आप? चलिए, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है, लास्ट क्वेश्चन था ये आज का, यहीं पे होती है आपकी क्लास फिनिश। तो वीडियो को लाइक कर दो अभी, अगर आपने नहीं किया, कुछ बच्चों ने नहीं किया लाइक, तो जल्दी से लाइक कर दो। और वीडियो को लाइक करने के बाद नए बच्चे जितने हैं वो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो फटाफट से, ठीक है? चलिए, और जो आपका सवाल था कि सीटेट गारंटी बैच और यूपीटेट गारंटी बैच में जिन लोगों को भी एडमिशन लेना है तो वो लोग अपना इनमें से किसी भी नंबर पे कॉल करके अपना एडमिशन ले सकते हैं, ठीक है? यहाँ पे आपके नंबर, ऑफिस के हमारे नंबर हैं। और इस बैच में आपको 100% की गारंटी मिलती है पास कराने की। पास कराने की 100% गारंटी है। आप पास ज़रूर होंगे इस बैच में आने के बाद, आप फेल नहीं हो सकते, इस बात की 100% गारंटी है कि आप पास ज़रूर होंगे। तो जिन लोगों को भी एडमिशन अपना लेना है, इनमें से किसी भी नंबर पे आप कॉल करके अपना एडमिशन ले सकते हैं कल 10 बजे के बाद। 10 बजे से ही आप कॉल कर सकते हैं, उससे पहले कॉल करेंगे तो नहीं उठेगा, क्योंकि ऑफिस 10 बजे ही स्टार्ट होता है। वहाँ पे हमारी पूरी टीम रहेगी, वो आपसे बात करके आपको पूरी बात समझा देंगे। और कोई दिक्कत किसी को? हम्म। सर हमने गारंटी बैच लिया है, सीटेट पास कर लेंगे ना सबिस्ता भाई? 100% करोगे, क्योंकि गारंटी बैच लेने का मतलब ही यही है कि आपको पास करना है। और हम आपको 100% कह रहे हैं कि इस बैच में आने के बाद बच्चा बच्चा फेल नहीं होगा, 100% पास हैं आप लोग। जी, थैंक यू सर, नाइस क्लास। ओके, वेरी नाइस क्लास, सुपर डुपर। आप ऐसा पढ़ाते हैं कि इसको स्टूडेंट को बोर होने से पहले ही क्लास क्लोज हो जाता है। अच्छा, तो बोर क्यों होंगे आप? 1 घंटा से ज़्यादा हमने क्लास की है और अभी देखो आपको ऐसा लग रहा है कि बोर नहीं होंगे आप हमारी क्लास में, उसकी चिंता मत करो। आज तो वैसे भी मैं थोड़ा सीरियस होकर पढ़ा रहा था, वरना तो कॉमेडी वमेडी चलती रहती है हमारी क्लास में। जी, सर जी मैं भी बैच ले लिया हूँ। मुख्तार मुख्तार, बहुत बढ़िया। और कुछ पूछना है किसी को? जल्दी बताइए। फीस कितना है सर? अच्छा, फीस नहीं पता आपको? फीस इसका फीस थोड़ा ज़्यादा ही रहेगा, क्योंकि भाई ये गारंटी बैच है। तो फीस इसकी 9,000 रुपये है, लेकिन विद डिस्काउंट ये आपको जो है 6,000 रुपये में ये बैच आपको इस समय मिलेगा।
ठीक है, कितने का मिलेगा? 6,000 रुपये में ये बैच आपको मिल जाएगा। इसमें आपको 100% की गारंटी है। फीस थोड़ी ज़्यादा है, बिल्कुल सही बात है, फीस ज़्यादा ही रहेगी इस बैच की, क्योंकि पहले से ही ज़्यादा है। क्यों ज़्यादा है? क्योंकि ये बैच आपको 100% की गारंटी देता है पास कराने की। और अगर आपका सीटेट पास नहीं हुआ या यूपीटेट पास नहीं हुआ तो आपको पूरे पैसे रिफंड मिल जाएंगे, आपकी एक फीस नहीं लगेगी। तो इतनी बड़ी गारंटी आपको कहीं नहीं मिलेगी पूरे हिंदुस्तान में। तो गारंटी देते हैं, 100% पास कराएंगे आपको एग्ज़ाम, और क्लियर ही है, ये समझ लो रिजल्ट आपके हाथ में है। इस बैच में जिस दिन आपने एडमिशन ले लिया, ये मान लेना कि आप पास हो चुके हैं। बस आपको प्रोसेस में जारी रहना है। और कुछ कहना है? बहुत मस्त क्लास है जी, थैंक यू। जनरल के लिए कितने नंबर चाहिए? 90 नंबर चाहिए, 90, 150 में से 90 नंबर लाने होंगे आपको। एसएसटी की पेडागोजी भी होगी, हाँ बिल्कुल वो भी। मैं यूपीटेट का गारंटी बैच में एडमिशन लिया हूँ। अच्छा, 2008 से टीचर हूँ। तो टेट या सी टेट ज़रूरी करना है? हाँ बिल्कुल करना है आपको, क्योंकि वो अब रूल्स आ चुका है कि टेट सी टेट आपको पास करना ही पड़ेगा। तो आपने यूपी टेट का गारंटी बैच लिया है तो सी टेट का भी लो ना आप। भाई दोनों करो। अगर आप टीचर हैं ऑलरेडी तो फिर आपको तो रिस्क बिल्कुल भी नहीं लेना चाहिए। तो दोनों में फॉर्म भरेंगे, दोनों की तैयारी करेंगे, तो एक तो निकल ही जाएगा। अगर एक नहीं भी निकला तो किसी भी कारण से, चाहे दोनों निकल गए तो और अच्छी बात है। तो आप सी टेट का भी करो भाई। मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि आप सी टेट का भी ज़रूर करो। जी, अगर आप पढ़ाओ ना सर तो हम दिन रात पढ़ाते पढ़ते ही रहेंगे। अच्छा, ऐसा नहीं होता, आप थक जाते हैं, मैंने देखा 5 घंटे क्लास करते हैं फिर कहते हैं नींद आ गई सर जी, बंद कर दो क्लास, ऐसे ऐसे, है ना। इतनी क्षमता है आपकी बस। जी, सीटेट का फॉर्म कब निकलेगा? 15 अक्टूबर के बाद निकलेगा भाई सीटेट का फॉर्म। सी और कोई सवाल? मैथ की क्लासेस कब चलती हैं? मैथ की क्लास यूट्यूब पे नहीं होती, बैच में ही होती हैं बस। क्या यूपीटेट के एग्ज़ाम में सीडीपी नहीं आती? क्यों नहीं आती, पूरी सीडीपी आती है, 30 नंबर की आती है। सीडीपी हिंदी और अदर सब्जेक्ट की थ्योरी क्लास सीटेट पेपर 1 के लिए यूट्यूब पर डाल दीजिए। यूट्यूब पर पूरी वीडियोस नहीं डल सकती, और थ्योरी वाली तो बिल्कुल नहीं डल सकती। हाँ थोड़ी बहुत डाल सकते हैं टॉपिक आपके, लेकिन फिर बैच वाले बच्चे तो हमारा दिमाग खा जाएंगे। मतलब वो बोलेंगे कि जो बच्चा आपको 5-6 हज़ार रुपये दे के पढ़ रहा है बैच में, तो वही सेम अगर हम आपको यूट्यूब पे फ्री में पढ़ा दिया तो फिर उनमें और आप में फ़र्क क्या रह जाएगा? मतलब यूट्यूब, फिर वो बैच वाले बच्चे तो हमारी जान खा जाएंगे कि तुमने हमसे पैसे क्यों लिए फिर। तो आपको यूट्यूब पर प्रैक्टिस मिलेगी, हेल्प पूरी मिलेगी। लेकिन अगर आप कहेंगे कंप्लीट बैच लेना है तो कंप्लीट तो आपको गारंटी बैच में ही मिलेगा। यूट्यूब पे आपको प्रैक्टिस कराई जाएगी, कॉन्सेप्ट भी सारे प्रश्नों के माध्यम से हम सॉल्व कर ही रहे हैं। क्लासेस मिलती रहेगी, मैराथन क्लास भी मिलेंगी। लेकिन हाँ, जो प्रीमियम वाला कंटेंट है थोड़ा सा वो आपको नहीं मिलेगा, वो तो बैच में ही मिलेगा जो प्रीमियम वाला कंटेंट है। ये बात तो आपको इतनी समझनी पड़ेगी। सर ऑफर नहीं मिलेगा? कितना ऑफर चाहिए तुम्हें? अभी तो दिया ही था ऑफर पिछले पिछले टाइम। आपका क्लास बहुत ज़्यादा महंगा है सर, कुछ कम कर दीजिए। अरे अभी तो आपको ऑफ़र दिया था, और ये भी डिस्काउंट ही है। मतलब बार बार ऑफ़र नहीं हो सकता ना, देखो ऑफ़र तो कोई एक टाइम आता है, कभी निकलता है ऑफ़र, है ना, इससे ज़्यादा। अब ये थोड़ा रोज़ रोज़ जो है ऑफ़र आता रहेगा, रोज़ नहीं आ सकता ना ऑफ़र। अभी जो है रामनवमी पे ऑफ़र निकला था आपका। बीए प्लस बीएड में एडमिशन लिया हूँ अभी, सीटेट, हाँ सीटेट दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। जी। और कुछ? इरम फातिमा, तुम्हें दिक्कत क्या है भाई साहब? बहन जी, बारह भाई साहब तो तुम हो नहीं। अगर तुम्हें जो भी दिक्कत है तो तुम अपने घर जाओ भाई, क्यों यहाँ पे बैठे हो तुम इस क्लास में? तुम्हें ज़बरदस्ती बांध के बिठा रखा है कि क्लास खत्म हो गई है, जाओ निकलो यहाँ से। फालतू की कमेंट करते रहते हो। भाई जब आपसे कह दिया क्लास खत्म हो गई है, अब अगर आपको ये बकवास सुननी है मेरी जो अब चल रही है तो बैठो, वरना तो जाओ अपने घर। मैं कोई तुम्हें ज़बरदस्ती रोक रहा हूँ? क्लास के बीच में तो नहीं करी ना, पूरा कंटेंट पढ़ाया है ना आपको 1-1.5 घंटा, शुरू से लेकर एंड तक पूरी सारे प्रश्न सारे कॉन्सेप्ट बहुत बढ़िया करके समझाए हैं ना। अब मैं अपने जो हमारे बच्चे हैं भैया, मैं उनसे बातचीत कर रहा हूँ, बात खत्म हो गई। अब उनको सवाल पूछने हैं तो उनके जवाब दे रहा हूँ मैं। तो तुम्हें नहीं पूछने तो घर जाओ अपने, क्यों बैठे हो यहाँ? अब तुम बीच बीच में ऐसे करते रहोगे तो तुम्हारी ज़रूरत ही नहीं है फिर यहाँ।
अगर कोई सवाल है किसी को पूछना है तो वो रुको, नहीं पूछना तो जाओ घर। मैंने कोई तुम्हें ज़बरदस्ती रोक रखा है कि अभी भी रुको? मैंने बोल दिया था ना जब क्लास फिनिश हुई, क्लास फिनिश हो गई, अब आप जा सकते हैं। रुको वो जिसको डाउट है या जिसको कुछ पूछना है। अब तुम इनको डिस्टर्ब करोगे तो ये तुम्हारी अच्छी बात नहीं है, ठीक है? जी। हाँ, चलो ठीक है, करते हैं ख़त्म क्लास को। मैराथन क्लास करिए, अच्छा करेंगे, मैराथन भी करेंगे। जी, कोई एक बात की चाह में रोया, अच्छा तुम तो शायरी करने लग गए, छोड़ो फिर नहीं पढ़ता मैं इसको। हमको कम टाइम मिलता है, बैच लेने से पास हो जाएगा। देखो कम टाइम तो आपको निकालना पड़ेगा, चाहे कितना भी कम टाइम मिले, फिर भी आपको पढ़ाई तो करनी पड़ेगी। चाहे आप अपनी नींद त्यागो, काम त्यागो, कुछ तो करना पड़ेगा। आप सोच रहे हैं कि मैं 1 घंटा पढ़ के पास हो जाऊंगा, तो मैं फिर बैच लेना मत आप। मेरा नाम बर्बाद करोगे तुम बैच लेके फिर। और पहली बात तो बैच में आप आओगे तो क्लासेस आपको सारी करनी कंपलसरी है। अगर क्लासेस नहीं कर पाओगे तो फिर कोई फ़ायदा नहीं है। मैं कोई जड़ी बूटी नहीं दूंगा तुम्हें कि जड़ी बूटी दे दी और तुम पास हो जाओगे। जितनी क्लासेस में आपको पढ़ाएंगे हम, वो आपको पढ़नी पड़ेंगी। तो आप मान के चलो, कम से भी कम भी नहीं तो दिन के 5 घंटे तो पढ़ाई करनी पड़ेगी। अगर आप सोच रहे हो कि बिना पढ़े पास हो जाएंगे, तो ना भैया, ऐसा कोई मेरे पास नुस्खा नहीं है। ठीक है? तो थोड़ा तो टाइम निकालना पड़े, सभी के साथ होता है। देखो काम सबको होता है घर में, सबके साथ काम होता है। चाहे आप सिंगल हो, चाहे शादीशुदा हो, चाहे किसी के बच्चे हैं आप, चाहे किसी के पेरेंट्स हैं आप, काम सबको करना पड़ता है। लेकिन आपको अपना टाइम शेड्यूल करना पड़ेगा कि दिन में मुझे इतने बजे तक काम करना है, सारा काम खत्म कर दो और इतने बजे पढ़ें। तो आपको ऐसे बनाना पड़ेगा थोड़ा सा। हम्म। ठीक है, चलिए फिर कल होंगी आगे बाकी बातें, क्योंकि बहुत ज़्यादा करेंगे तो क्लास बहुत लंबी खिंच जाएगी। तो चलिए क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और मिलते हैं आपसे कल। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट, सभी को बेस्ट ऑफ लक। बाकी स्क्रीनशॉट ले लो, सुबह अपना कॉल कर लेना, जिसको भी गारंटी चाहिए, मतलब बैच चाहिए होगा गारंटी बैच, तो उनको सुबह मिल जाएगा, ठीक है?